ये संडे क्लासेस हमारी अर्जुन बैच की क्लासेस है और इन क्लासेस में हम अर्थमेटिक मैथ्स को लेके चल रहे हैं। फुल्ली एनालिसिस हम इसको करते हैं और हमारी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा फालतू का टाइम अपन वेस्ट तो ये ऐसा ही क्वेश्चन होगा और कुछ अलग तरीका नहीं होता मेरे भाई, सीरियसली बात है, बाकी कुछ नहीं है। आपके पास जब भी एग्जाम में सवाल मिले तो इसी तरह से करो। चलो मुझे एक न्यू क्वेश्चन भी मिला, एक नया क्वेश्चन मिला जो हमने किया नहीं था। बल्कि मार्केट में तो ऐसा होता है कि जब हम कोई शॉपिंग वॉपिंग करते हैं तो क्रेडिट कार्ड से अगर हम शॉपिंग करते हैं तो डिस्काउंट मिल भी सकता है लेकिन चार्ज भी पे होता है, कई बार होता है ना भाई। क्रेडिट कार्ड का दोनों ऑप्शन होता है कि अगर आप इस SBI के क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा और किसी क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करोगे तो आपको 2% चार्ज भी देना पड़ सकता है। तो वैसा कुछ एक सवाल आपके सामने है। तो एक नया क्वेश्चन है, शायद आपने बहुत कम देखा हो ऐसा क्वेश्चन। किसी प्रस्ताव के तहत नगद में भुगतान किए गए अंकित मूल्य के हिस्से पर तनवीर को 32% छूट का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किए गए अंकित मूल्य के हिस्से पर 1.2% जोड़ना पड़ेगा। ये ऐसा ही था, जोड़ना पड़ेगा। इंग्लिश में देख लो कुछ लिख रखा हो तो भाई ऐड ही लिख रखा है। जैसे एक तो ये क्वेश्चन है, एक और बताता हूं तो 3-4 सवाल देखने से समझ में आएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है, अब की बार इसने बोला है क्रेडिट कार्ड के भुगतान किए गए अंकित मूल्य के हिस्से पर 1.5% का शुल्क लगाया जाएगा, चार्ज लगाया जाएगा। और ऐसे एक और सवाल था जिसमें यह दिख रहा था कि भाई अगर आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करेंगे तो हिस्से पे 2% अधिभार लगाया जाएगा भाई। तो ऐसा कुछ पॉइंट था जो भी है ना, तो ये जोड़ना पड़ेगा, शुल्क लगाना पड़ेगा, अधिभार लगाना पड़ेगा। तो ये एक की बात हुई सब सवालों में जो भी है उस कंडीशन पे। तो क्या क्या कंडीशन है भाई, इससे पीछे वाला था। चलो भाई देख लो एक बार क्या क्वेश्चन है। बिक्री प्रस्ताव के तहत नगद में भुगतान किए गए अंकित मूल्य के हिस्से पर तनवीर को 32% का छूट प्रस्ताव दिया गया है। अगर आप नगद में भुगतान करते हो, कैश पेमेंट करते हो तो आपको 32% डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करते हो तो आपको 1.2% का चार्ज देना पड़ेगा, शुल्क देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, उससे पे करना पड़ेगा। डिस्काउंट नहीं है वो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा आपको 1.2%। अब इसने क्या बोला, तनवीर ने अंकित मूल्य का 75% तो नगद पे किया है और शेष क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किया है, तो कुल अंतिम भुगतान अंकित मूल्य का प्रतिशत कितना होगा? तुम कर लो मेरे भाई, कर लो। 1 ही मिनट का टाइम है, लेकिन आज तो हम ही करवाएंगे। आज शिक्षक दिवस है क्या? शिक्षक दिवस को तुम करवाओगे? वो तो साल में एक ही बार आता है, तो एक बार मौका ही मिलेगा आपको। तो फिर हो गया ना, ठीक है भाई। चलो रहने दो, ठीक है, ज्यादा परेशान मत हो, दिमाग की नसें फट जाएगी फालतू में। पहली बात तो कोई अमाउंट नहीं दे रखा तो हम 100 मान सकते हैं, शुरुआत यहीं से होगी। कोई अमाउंट नहीं दे रखा तो हम 100 मान लेंगे। मान लो टोटल अंकित मूल्य 100 है, अब तनवीर ने उसका 75% तो केस में भुगतान किया, तो 100 का 75% 75, कि जिस वस्तु का जितना अमाउंट 75 अमाउंट जो अंकित मूल्य था उसको तो केस भुगतान किया है, तो उस पर तो 32% डिस्काउंट मिलेगा। तो 75 का 32% निकाल सकते हो, निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कैलकुलेट भी हो जाएगा, क्योंकि 32% का मतलब होता है 8/25 होता है। तो 24 का डिस्काउंट मिल गया, और बाकी का जो 25 है उसको क्रेडिट कार्ड से पे कर रहा है तो उस पर 1.2% का चार्ज लगेगा, तो 25 का 1.2%। फिर आप क्या करोगे, इधर जो डिस्काउंट मिल रहा है और उधर जो चार्ज पे कर रहा है। भाई एक चीज बताओ, कोई ग्राहक ये सोचेगा यार मुझे इस पे तो 400 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, लेकिन मुझे 100 रुपए का चार्ज देना पड़ गया, तो वास्तव में डिस्काउंट 300 का ही तो मिला। सही बात है भाई। अगर मैं कहूं कि यार मुझे इस वाले अमाउंट पे तो 400 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, लेकिन बाकी के अमाउंट पे मुझे 100 रुपए चार्ज देना पड़ेगा, तो दुकान ग्राहक यही तो सोचेगा कि ओवरऑल मिला के फायदा तो मेरा 300 का ही हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इधर का डिस्काउंट होगा, 32% वाला जो डिस्काउंट का अमाउंट होगा, उसमें से आप जो चार्ज पे कर रहे हो उसको घटाओगे तो आपको पता चल जाएगा ओवरऑल मिला के उसका डिस्काउंट कितना हुआ। वो कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। अब बताओ तुम, डी ऑप्शन अब जाके बताओ तो कैसे किया? चलो बता दो, ये भी बता दो। तो 75 का 32% निकाला है। अब वो सवाल तो समझ में आ गया ना, तुम काम की बात बताओ ना यार। हाँ ठीक है, रेशो बस समझ में आ गया, रेशो अच्छा ऑप्शन है, मतलब 1.2%। तो 96 में से 1.2 घटा दिया और उसमें 4 का भाग दे दिया। सही तरीका, बेस्ट तरीका। इस शायद इससे ज्यादा बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता इस सवाल में। पहले मैं 100 75 25 से ना करके मैं रेशो बना लेता हूं कि 75% भाग का मतलब है 3/4 भाग। यानी आप ये समझ लो टोटल एमआरपी 4 यूनिट है, जिसमें से 3 यूनिट तो उसने 3 यूनिट एमआरपी तो केस में पे किया है और बाकी का 1 यूनिट उसने क्रेडिट कार्ड से पे किया। ये जो 3 यूनिट होगा इस पे 32% डिस्काउंट मिलेगा, तो 96% का डिस्काउंट हो गया।
और इस वाले 1 यूनिट पे 1.2% का चार्ज देना पड़ेगा, तो ये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो ओवरऑल मिला के हम कह सकते हैं कि जो डिस्काउंट मिलेगा वो 94.8% मिलेगा। कितने पे? 4 पे। हाँ जी, 94.8% का डिस्काउंट मिलेगा। कितने पे? तो यहां से मैं टोटल डिस्काउंट निकाल सकता हूं। तो टोटल डिस्काउंट निकालूंगा तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 ती 12 और 4 संते 28 हो गया। इसका मतलब है ओवरऑल मिला के 23.7% का डिस्काउंट मिला है। तो आप बताओ जो अंतिम भुगतान होगा वो 100 से 23.7 कम कितना? 76.3% होगा। यही सवाल का राइट आंसर है, डी ऑप्शन। क्योंकि फाइनल आंसर परसेंटेज में पूछ रहा है ना, तो 4 यूनिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये समझ लिए ओवरऑल मिला के उसको 23.7% का डिस्काउंट मिला है। तो आप बताओ अगर 23.7% का डिस्काउंट मिलेगा तो एमआरपी अगर 100% होगा तो 23.7% डिस्काउंट देके वो अंतिम भुगतान जो करेगा वो 76.3% होगा। ठीक है, तो यही सवाल पूछ रहा हूं, उसमें क्या है छूट? इस पे 32% छूट नहीं, कोई छूट नहीं है इस पे। मतलब क्रेडिट कार्ड के भुगतान पे छूट नहीं है, उस पे तो चार्ज लगाना पड़ेगा। ऐसा होता है बहुत बार, शॉपिंग करके देखना कभी मिलेगा ऐसा जो भी है। किस पे छूट होता? तो पहले 1.32% कम करके फिर 1.2% बढ़ाना पड़ता। अब वो देखते ना सवाल में किस पे होता, पता नहीं होता इस चीज पे, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो ये सवाल तो ऐसा ही है। मतलब ओनली जो कैश पेमेंट आप करोगे सिर्फ 32% उसी पे डिस्काउंट होगा। जो क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करोगे उस पर डिस्काउंट नहीं होगा, उस पर आपको 1.2% का एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। तो ये ग्राहक के लिए फायदे की बात है। ये ग्राहक के लिए, तो हम इन दोनों को ओवरऑल मिलाकर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ग्राहक को वास्तव में फायदा कितना होगा। 23.7% का डिस्काउंट मिलेगा तो अंतिम भुगतान उसका होगा 76.3%। चलो 1-2 सवाल और देखते हैं, समझ में आएगा। जैसे एक और क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे एक और देखो भाई, इसमें अमाउंट भी है। तो यदि किसी वस्तु पर एक सेल ऑफर में महेश को अंकित मूल्य के उस हिस्से पर 24% छूट की पेशकश की गई जिसका भुगतान नगद में किया जाना है, लेकिन क्रेडिट कार्ड से भुगतान किए गए अंकित मूल्य के हिस्से पर 1.5% का शुल्क लगाया गया। यदि महेश ने अंकित मूल्य पे 40% नगद में और शेष क्रेडिट कार्ड से किया हो तो कुल अंतिम भुगतान इतना अमाउंट है, तो अंकित मूल्य क्या है? पिछले वाले क्वेश्चन में तो आपको अंतिम भुगतान का रेशियो मिल गया, तो अंतिम भुगतान 76.3% है। तो आप जानते हैं वो अंतिम भुगतान 76.3% है। अब की बार समझ लो ये उसके बराबर का मान। और अगर मैं परसेंटेज से सवाल कर रहा हूं तो एमपी हमेशा 100 होगा। चलो वही तरीका यूज करते हैं। 40% का मतलब 2/5। मतलब ये मान लो कि टोटल अंकित मूल्य 5 यूनिट है, जिसमें से 2 यूनिट वो केस में भुगतान कर रहे हैं और बाकी का 3 यूनिट क्रेडिट कार्ड से। ये जो 2 यूनिट केस में भुगतान करेगा उस पर 24% डिस्काउंट मिलेगा, तो 2 यूनिट का 24% 48%। और ये जो 3 यूनिट वो क्रेडिट कार्ड से भुगतान करेगा उस पर 1.5% चार्ज देना पड़ेगा। इसका मतलब 4.5% का चार्ज होगा। तो इन दोनों को ओवरऑल मिला के हम कह सकते हैं कि उसको 43.5% का डिस्काउंट मिलेगा। कितने पे? इसका मतलब ये हुआ कि उसे टोटल 8.7% का डिस्काउंट मिल रहा है। अब बताओ ये क्या है? छूट परसेंट है। अब समझ लो ये छूट परसेंट है और समझ लो ये क्या है? एसपी है। और तुम समझ लो एमपी पूछ रहा है। इसका मतलब 8.7% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये 6,391 जो अंतिम पे किया उसने, वो अंकित मूल्य 100% से 8.7 कम करके 91.3 पे किया और अंकित मूल्य चाहिए तो 100 से गुणा कर दो, 1 पॉइंट और उठेगा तो 0 हो जाएगा। आप दिख रहे होगे 7 बार घट रहे, 13,791 तो ये 7 बार घटेगा। 7,000 सवाल का राइट आंसर आएगा डी ऑप्शन। ठीक है, ओके भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बड़ा ही अच्छा सवाल है भाई, काफी बार इस सवाल को देखा हमने, साइड कर दिया, छोड़ रहे यार, बाद में देख लें। हाँ ठीक है भाई, 2023 सिलेक्शन पोस्ट वाले एग्जाम में पूछा हुआ सवाल था, तो दिख रहा है भाई। तो क्या क्वेश्चन है? रुके भाई, इजी सवाल है, कर लो मेरे भाई। तो पढ़ लो एक बार क्वेश्चन, पढ़ लो भाई, क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं। विक्टोरिया ने ऐसी 2 वस्तु खरीदी जिनका संयुक्त अंकित मूल्य $4 लाख था भाई। 4 लाख था, डॉलर छोड़ो आप, है ना, 4 लाख था। उसे नगद में किए गए भुगतान के हिस्से पे 10% की छूट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किए गए भुगतान के हिस्से पे 2% अधिभार की पेशकश की गई। अधिभार मतलब शुल्क है। तो नगद में पे गए हिस्से पे 10% छूट है और जो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किया गया उस पर 2% चार्ज लगेगा। यदि विक्टोरिया ने कुल 3,78,000 का भुगतान किया हो तो उसने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिभार सहित कितना भुगतान किया पूछ रहा है। परसेंटेज नहीं अब की बार, कि कितना परसेंटेज क्या है क्या नहीं, जो भी भले ये नहीं बताया कि नगद में कितना परसेंटेज भुगतान किया और बाकी कितना है।
एलिगेशन मेथड लगा सकते हो, मतलब एक पॉइंट हो गया ना कि भाई जो नगद में भुगतान करेगा उस पर 10% का छूट होगा कम, और जो केस में भुगतान क्रेडिट कार्ड से करेगा उस पर 2% चार्ज लगेगा, और ओवरऑल मिला के उसको जो डिस्काउंट मिला है वो कितने का, 22,000 का, कितने पे, 4 लाख पे। तो यहां से कैलकुलेट करके मान निकाल सकते हो आप। लेकिन अगर आप ये ना लगा के डेविएशन मेथड लगाओ तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप बीच वाला अमाउंट परसेंटेज में नहीं, आपको 22,000 बटा 4 लाख इंटू 100 करके निकालना पड़ रहा है, मतलब डेविएशन बेस्ट होगा फिर तो। अब डेविएशन मेथड के अकॉर्डिंग हमें जानते हैं कि टोटल अमाउंट जो 4 लाख है उसका 2 भाग होंगे, और जो पहला भाग नगद में पे किया है उस पे 10% डिस्काउंट है, और जो बाकी का भाग क्रेडिट कार्ड से पे किया उस पे 1.2% चार्ज है। तो ध्यान रखिएगा 2% चार्ज है, तो ध्यान रखिएगा वो 10% कम है और वो 2% बढ़ा रहा है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस 12% का होगा। तो हम क्या करते हैं, अगर ये पूछ रहा है कि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कितना भुगतान किया गया है, तो हम क्रेडिट कार्ड वाले चेंजेस करना चाहते हैं भाई, जहां जहां जिसका मान पूछ रहा है उसी पे तो चेंजेस करो। अगर ये क्रेडिट कार्ड के माध्यम वाला अमाउंट पूछ रहा है तो तुम ये 2% को चेंज करो, उसको चेंज मत करो। तो मैं क्या करूंगा, ये मान लूंगा कि मान लो अगर ओवरऑल दोनों जगह ही 10% का डिस्काउंट होता, ओवरऑल दोनों ही जगह अगर 10% का डिस्काउंट होता तो टोटल डिस्काउंट जो होता वो 40,000 का होता। तो फिर 22,000 का डिस्काउंट हो रहा है वैसे तो कितना ज्यादा हुआ, 18,000 का डिस्काउंट बढ़ जाता। क्यों बढ़ जाता, क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड से भुगतान किया गया था उस पर 2% हम शुल्क दे रखे थे, उसकी जगह तुम 10% डिस्काउंट कर दोगे तो 12% का फर्क पड़ेगा। तो ये जो 18,000 है ये 12%। अब एक चीज और सुनेगा ध्यान से, 100% से गुणा नहीं करना है, क्योंकि इसने पूछा क्रेडिट कार्ड, ये जो अमाउंट आएगा ना भाई 18,000 में 12 का भाग देके 100 से गुणा करोगे तो जो अमाउंट आएगा वो क्रेडिट कार्ड से भुगतान किया गया अमाउंट आएगा। लेकिन ये पूछ क्या रहा है, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिभार सहित कितना भुगतान किया, तो आप गुणा करो 102 से, ठीक है। तो 6 दूनी 12, 36 18, मतलब ये 1500 हो गया, और इसको गुणा कर लो आप, तो 15 दूनी 30, मतलब कि 1,53,000 आंसर हो गया। ठीक है, बता तू पिछले क्लास में तो बोला भी था तूने डेविएशन मेथड लगेगा, अब की बार याद नहीं आया क्या भाई? सही है। ओवरऑल मिला के डिस्काउंट कितना है, मतलब 4 लाख में से 3,78,000 पे किया है तो डिस्काउंट 22,000 का डिस्काउंट है। केस वाले पे 10% और उस पे 2% चार्ज को मिला के 22,000 का डिस्काउंट है। डेविएशन मेथड लगा रहे हम, मान लो अगर ओवरऑल 4 लाख पे 10% डिस्काउंट होता तो 40,000 का डिस्काउंट होता, जो 22,000 के डिस्काउंट से 18,000 ज्यादा डिस्काउंट होता। अब ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि जिस क्रेडिट कार्ड वाले अमाउंट पे हम 2% चार्ज लगा रहे थे, तुम वहां पे 10% डिस्काउंट कर दोगे, यानी जहां 2% नुकसान हो रहा था वहां तुम 10% फायदा कर दोगे, तो फर्क कितने का पड़ेगा, 12% का फर्क पड़ेगा। तो ये जो 18,000 का डिफरेंस आ रहा है ये 12% के बराबर है, और आपको 100% नीचे 102% का वैल्यू चाहिए। चलो भाई ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिलहाल नेक्स्ट सवाल पे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, यही था शायद। चलो ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है भाई। कुछ क्वेश्चन करते हैं जिनमें कैलकुलेशन बढ़िया होती है, लेकिन ज्यादातर सवालों में ये चीज बोली जाती है, निकटतम पूर्णांक बताओ, लगभग आंसर बताओ, ये बताओ वो बताओ। और जब आप ये बोला जाता है ना निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित बताओ, दशमलव के 2 स्थान तक ही बता दो, लगभग आंसर बता दो, तो उन सवालों में ऑप्शन वाला काम कभी नहीं करता। मतलब ऑप्शन आपका हेल्प नहीं करेगा कि इकाई अंक देख लो, जीरो देख लो, ये काम नहीं करता भाई। तो मैंने ऐसे 4 5 6 सवाल लिए हैं जिनमें हम क्या कर सकते हैं, अप्रोक्स लगा सकते हैं भाई। अप्रोक्स का मतलब हम लगभग करके सवाल को एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप क्वेश्चन का टाइप तो नॉर्मल मिलेगा आपको, आप क्वेश्चन का टाइप, ये चीज जो हम समझाना चाहते हैं वो टाइप इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कैलकुलेशन ये है कि हम सवाल का आंसर किस तरह से जज करेंगे, मेंटेन करेंगे, वो चीज समझ। तो क्या क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने स्टोर की प्रत्येक वस्तु पर 18% छूट की घोषणा करता है। 5,583 लागत वाली एक वस्तु के लिए ग्राहक को कितना मूल्य भुगतान करना पड़ेगा? तो बताओ ये 5,583 क्या है? सीपी है, तो फिर तुम गए काम से। यही तो फील है भाई, यही तो फील है। आप बताओ ये सीपी होगा तो तुम्हें अंतिम भुगतान, क्या समझ रहे हो यार? मतलब आप ये समझो कि एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पे 18% छूट देता है, तो 5,583 लागत वाली वस्तु के लिए एक ग्राहक कितने मूल्य का भुगतान करेगा, मतलब ये एमपी है। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 5,583 का कितना परसेंटेज, 82% निकालना है। सही बात है, 5,583 का 82% निकाल। अब ये कैलकुलेशन है, लेकिन मुझे पता है कि सवाल में निकटतम पूर्णांक पूछा है, इकाई अंक फलाना डिगड़ा, तो सोचना ही मत इसमें भाई जब ये आ जाता है तो। लेकिन मैं एक फायदे की बात ये भी होती है, तो मैं लगभग कर सकता हूं। जैसे मैंने 100 में का भाग दिया, ये 55.83 हो गया, तो मैं इसको लगभग
56 मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं इसको लगभग 56 मान के अब 56 को 82 से गुणा करके आंसर जज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हर किसी जगह मत कर लेना ये बात, है ना, जहां ये चीज बोले, हर चीज का सिस्टम है, निकटतम पूर्णांक बताना वो। और एक चीज और बता रहा हूं, ये करने से पहले ये बात जरूर देख लेना कि ऑप्शन के बीच में गैप कितना आ गया। अगर ज्यादा गैप नहीं हुआ तो समझ जाओ फिर, हाँ, 2 नंबर मिलने के बजाय नेगेटिव मार्किंग भी हो जाएगा। अच्छा, तुम ये भी समझना चाहो ना मेरे से, ये थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन समझो। अगर मैंने 55.83 को 56 कर दिया तो इससे फर्क कितना पड़ेगा, तो मैं कहूंगा 0.17 इंटू 82 कर लो, ये फर्क पड़ेगा। तो 17 दूनी 34 और 17 अंटे कितना होगा 136, और 36 और 3 139, मतलब ज्यादा फर्क पड़ेगा 13.94 का। यानी मेरा आंसर 13.94 ज्यादा हो जाएगा। आप ऑप्शन में देख सकते हो 13.94 से तो ज्यादा ही गैप, मतलब ज्यादा ही गैप है, तो वो कंडीशन। तो इस तरह से हम मेंटेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 56 को 82 से गुणा करते हैं, 6 दूनी 12, 8 6 48 और 10 58, 58 और 1 59, और 8 पंजे 40 और 5 45। अब ये भी ध्यान रखना 45 92 से आंसर बड़ा नहीं होगा, छोटा ही होगा, क्योंकि मैंने 55.83 को 56 माना, मतलब मैंने बढ़ा दिया तो आंसर भी बढ़ गया। तो जो भी आंसर होगा वो 45 92 से जस्ट छोटा होगा। तो मेरे हिसाब से 45 78 इस सवाल का राइट आंसर होगा। ये फायदे की बात है भाई, ये भी समझना होगा कैलकुलेशन को हैंडल करने का क्या प्रोसेस है, क्योंकि बाकी सवालों में तुम इकाई अंक से ये करके सवाल कर लेता है, लेकिन जब निकटतम पूर्णांक मान पूछता है तो ऑप्शन से वैसा नहीं हो पाएगा, इकाई अंक से। जो भी आया समझ में, चलो ठीक है, 4-5 सवाल करके देखते हैं क्या क्या चीजें समझ में आती है। जैसे एक मेज का अंकित मूल्य 5980 है, दुकानदार 18% की छूट देता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। वही सेम सवाल है, 5980 जो है वो क्या है, एमआरपी, और 18% छूट दे रहा है, तो जो विक्रय मूल्य होगा वो इसका, वही मैं 100 का भाग दूंगा, 59.80 होगा, जिसको लगभग, और मुझे पता है ऐसा करने से फर्क कितना पड़ेगा, 82 का डबल कितना होता है 164 होता है, और 164 में आप 2 अंक बाद दशमलव लगाओगे तो मतलब ज्यादा 16 के आस 1 पॉइंट कुछ का फर्क पड़ेगा, ज्यादा नहीं पड़ेगा। गुणा कर लो भाई जो भी है, तो 12 8 6 48 और 1 49, जो भी आंसर होगा 49 20 से छोटा होगा, मतलब कि ये सवाल का उत्तर होगा। और फर्क कितने का पड़ेगा, वो शायद हमने गलत कैलकुलेट किया, 20 इंटू 82, तो फर्क पड़ेगा 16.4 का लगभग। सही बात है, भला अगर तुम इसको 0.20 बढ़ा दोगे तो 82 इंटू 20 का मतलब 16.4 ज्यादा हो गया। आप देख लो 49.4920 में से 16 घटाओगे तो 49.4 के आसपास ही जाएगा। तो ऐसा जरूरत पड़े तो मैनेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वही कंडीशन है। तो ये तरीका होगा इसमें जो भी, ओके। लेकिन ये तभी करना है जब, हाँ समझ जाओ तुम। चलो करते जाओ, नेक्स्ट सवाल देखो। हर्षी ने स्टोर से एक नई स्वेट शर्ट खरीदी। जब वे 40% की छूट दे रहे थे, यदि स्वेट शर्ट का अंकित मूल्य 2999 है तो छूट के साथ कितना भुगतान किया। वही बात है, मतलब एमआरपी 2999 है और वो 40% छूट पे खरीद रहा है, तो इसका मूल्य होगा कितना 60/100 होगा। लेकिन आप बताओ ये आंसर कैलकुलेट पूरा हो ही नहीं सकता भाई, ये नंबर ऐसा है, तो मैं इसको लगभग 3000 मान सकता हूं भाई, सही है। और 2 0 से 2 0 घटेगा और आंसर जो होगा 18 से थोड़ा सा कम होगा, 1799.40। हालांकि बोला नहीं था उसने। चलो ये सवाल बीच में आया है क्या, ये वाला सवाल लगभग वाला प्रोसेस नहीं है, बीच में आ गया, बट बढ़िया सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब तो हम पढ़ लो, चलो कोई बात नहीं। और बढ़िया तो होना ही है, काहे में आया बताओ, बढ़िया तो होना ही है भाई। पिछले 5 साल के सबसे बढ़िया पेपर जीडी 2022 के ही, तो आप जीडी को ऐसे मतलब जीडी के पेपर क्या ही देना है भाई। 2022 में काफी बढ़िया पूछे गए सवाल, अंतर ही पूछ लेता कि लाभ के बीच में अंतर क्या होगा, तो थोड़ा इजी हो सकता था। चलो भाई ठीक है, तो अब हम शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा भाई। एक रिटेलर 92,000 रुपए अंकित मूल्य के एक वस्तु पर एक एयर कंडीशनर को बेचने के लिए 30% छूट की घोषणा करता है। एयर कंडीशनर का जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य से 70% कम है, ठीक है। इससे क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा भाई। अंकित मूल्य इसका 70% कम करोगे, सीपी आ जाएगा। यदि खरीदार खुदरा विक्रेता के स्टोर का अपना सदस्य कार्ड प्रस्तुत करता है तो वो 20% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। आपसे पूछ रहा है सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ और सदस्य कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता के लाभ का कितना प्रतिशत, ऐसा पूछ रहा है। चलो भाई, पहला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट ये है, फाइनल आंसर परसेंटेज में पूछ रहा है, इसकी जरूरत। मान लो उसका अंकित मूल्य
100 है तो 70% कम करोगे तो सीपी 30 होगा। अब वो 30% डिस्काउंट देगा तो 70 में बेचेगा, तो प्रॉफिट 40 का होगा। लेकिन अगर वो 20% का अब सदस्य कार्ड प्रस्तुत कर देगा तो 30% डिस्काउंट के अलावा है 20% की अतिरिक्त छूट देगा। तो इसी से कैलकुलेट कर सकते हो आप। इसका मतलब 20-70 का 20%, 14 का डिस्काउंट और देगा तो 56 में बेचेगा, तो फिर प्रॉफिट कितने का हुआ? 26 का हुआ। तो ये तो है सदस्य कार्ड योजना के साथ प्रॉफिट, ये है सदस्य कार्ड योजना के बिना प्रॉफिट। तो ये 26 से 40 का कितना परसेंटेज है यही पूछ रहा है, तो 26/40 इंटू 100 कर सकते हैं आप। ठीक है, तो भाग देंगे तो कितनी बार? 4×6 = 24 होगा और 4×5 = 20 होगा, मतलब 65% होगा। चलो नॉर्मल सवाल है मतलब, तो ये कॉन्सेप्ट का सवाल है भाई। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे आ जाओ भाई। अभी अब क्या चल रहा है? अप्रोक्स वाले सवाल चल रहे हैं भाई। ठीक है, कोई घरेलू उपकरण कंपनी फूड प्रोसेसर की बिक्री पर 20% और 35% की 2 क्रमागत छूट देती है। 4580 मूल्य वाले फूड प्रोसेसर का अंतिम विक्रय मूल्य लगभग कितना होगा भाई? तो चलो भाई, ये एमपी है और आपसे एसपी पूछ रहा है। चाहो तो आप दोनों डिस्काउंट का टोटल डिस्काउंट बना सकते हो, वैसे इजी भी है। 35 और 20 55 में से 7 कम होगा, तो 55 में से 7 कम होगा तो 48% डिस्काउंट होगा। तो चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, 4580 का जैसे 48% डिस्काउंट हो गया तो जो एसपी होगा वो 52% होगा। और लगभग आंसर पूछ रहा है तो मैं इसको भाग देके 45.8 करूंगा, जिसको लगभग 46 मानूंगा। इससे फर्क पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा 10 का, 10 के आसपास का फर्क पड़ेगा। और मेरे ऑप्शन में 10 से तो ज्यादा ही दूरी है। 46 को 52 से गुणा कर सकते हो। 30 और 10, 30 और 8 38 और 1 39 और 5 के 20 और 3 23, 23 बार में से जस्ट छोटा आंसर होगा। और मैंने बोला था फर्क 10 का पड़ेगा, तो देख सकते हैं आप जो भी वो कंडीशन। चले, चलो अगला क्वेश्चन भी ऐसा है कि एक सेल के अंतिम 2 हफ्तों में कीमतों में 40% की कमी होती है और इसके बाद 25% की छूट और मिलती है। किसी माइक्रोवेव ओवन का सेल में अंतिम मूल्य ज्ञात कीजिए जिसकी मूल्य कीमत रुपए इतना था। ये समझ लो कि ये एमआरपी है, अंकित मूल्य है, और 40% और 25% की 2 क्रमागत छूट है। और आपसे ये पूछ रहा है, चाहे तो टोटल डिस्काउंट बना सकते हो फिर से भाई, क्योंकि 25 और 40 65 में से 10 घटेगा 55। इसका मतलब जो अंतिम मूल्य होगा वो 15,485 का 45% होगा। और अगेन इस सवाल में निकटतम पूछ रहा है तो 100 का भाग देंगे तो आएगा, जिसको लगभग में 155 और 145 को गुणा कर सकते हो आप। ठीक है, बताओ कर लोगे? कैसे करें? इधर तो देखो मत, इकाई इकाई की तरफ तो ये आते ही देखना ही नहीं इधर भाई। पहले 15 से कर ले, पहले 15 से कर लेते हैं, बाद में 3 से और कर लेंगे। देखो 15 से गुणा इजी भी है। 15 पेन 75 7, 15 को 15 से गुणा कर रहे हैं डायरेक्ट, 225 और 7 232, और फिर इस 232 को आप 3 से और गुणा कर दो तो 75 तो ये होगा, 69 होगा। आंसर इससे जस्ट छोटा होगा 10। फर्क कितने का पड़ेगा तुम कैलकुलेट कर भी सकते हो। 15 × 45, 15 चौक 60, 600, 15 पेन 75, 675, लगभग फर्क पड़ेगा 67 का। यानी मेरा आंसर 67 कम होगा इससे, लगभग 67। आप घटा लो, इसमें से आंसर मिल जाएगा, वो कंडीशन। चलो भाई ठीक है, एक और सवाल है। एक डीलर की एक मशीन को 15% की छूट के बाद 1,22,700 में बेचता है तो मशीन पर कितना मूल्य अंकित किया गया था? मेरे हिसाब से ये एसपी है, 15% छूट है। इसका मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि 1,22,700 में, हाँ समझ गए तुम, 85 का भाग देके 100 से गुणा कर लो, 17 का भाग देके 20 से गुणा कर लो। इधर ऑप्शन बढ़िया है भाई। ठीक है, क्या करें, इकाई अंक से तो हम देख ही नहीं सकते, दशमलव के 2 स्थान तक वगैरह कर रहे हैं तो 2 से गुणा कर ले पहले हम, और क्या गुणा ही कर लेते हैं। सबसे बढ़िया यही तरीका है, इसमें भाग दे लो 17 का, क्या ही सोचना। इधर से आ जाओ सीधा, 17 एकम सही फल, 7 बचा 75, 17 चौक 68। ठीक है, 17 चौक 68 बचा कितना? 7 बचा, तो वो क्या होगा? 7 बचा तो 74, 17 चौक 68 होगा। ये सवाल का राइट आंसर है, और तो शायद इसमें क्या ही हो पाए। ठीक है, ऐसा ही कुछ पॉइंट है। चलो भाई थोड़ा जल्दी जल्दी चलो भाई। जैसा अगला सवाल ये है कि 22%, 17% और 11% की 3 क्रमागत छूट का समतुल्य बट्टा पूछ रहा है, लेकिन आंसर में क्या है? लगभग है, लगभग आंसर है भाई। तो डाटा थोड़ा बढ़िया है, लगभग आंसर पूछ रहा है, तो कैसे इसको एडजस्ट करना वो चीज समझ सकते हो। ज्यादा फर्क इसमें है नहीं, क्योंकि 42 और 45 के बीच में 3 का डिफरेंस है। चलो मैं पहले तो कोई सा भी तरीका लगा सकते हो आप, बताओ कौन सा लगाए? D1 D2 वाला लगा ले, D1 D2 लगाते हैं, ये दोनों लेते हैं साथ में। बताओ 22 और 17
और 39 में से माइनस होगा 17 दूनी 34, मतलब कि 374, 3.74। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, 22 में 11 का गुणज होता है, ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 17 दूनी 34 और 34 को किससे 11 से और गुणा करेंगे तो ये आएगा 3.74, इसमें से लेस होगा, और जब आप 3.74 लेस करोगे तो 35 पॉइंट कुछ होगा, 26 होगा। तो आप एक काम करो, इसको 35 मान लो, लगभग 35 मान लो, इसको कोई दिक्कत नहीं, इतना सा तो चलेगा, बहुत माइनर फर्क पड़ेगा। अब 35 के साथ 11 है तो कितना हुआ 46, और 46 में से 3.85 लेस होगा तो आंसर 42 पॉइंट कुछ होगा। तो ये सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, लगभग की वजह से आप ऐसा कर सकते हो, तो लगभग एक फायदे की बात ही हो सकती है। चलो आगे बढ़े, चलो अब चलते हैं फटाफट फटाफट, जो भी बहुत आसान सी चीज है, मतलब यहाँ तुम थोड़ा सा ऐसे लगेगा बोर भी हो जाओगे, क्योंकि एक ही जैसे सवाल है। क्योंकि मुझे समझ में आ गया ज्यादातर जो हमारा कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सवालों को हम कर सकते हैं, वो उन्हीं सवालों में लगता है जिनमें क्रमागत वृद्धि कमी वाले कॉन्सेप्ट होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कैलकुलेशन को हम बेस्ट कैसे कर सकते हैं। अब मैं वो सवाल बता रहा हूं जिनमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इकाई अंक देख सकते हैं, या आखिरी में जीरो की संख्या कितनी है वो देख सकते हैं, वो कंडीशन आप बना सकते हैं। जैसे ये सवाल है, रमन ने 12% एकल छूट के बाद एक मोबाइल, ठीक है, देखो धमाके ऐसे होते हैं धीरे धीरे जो, कोई बात नहीं है, ठीक है। रमन ने 12% के एकल छूट के बाद एक मोबाइल फोन 18,456 का भुगतान किया। यदि रमन को 4% और 8% की क्रमिक छूट दी जाती तो रमन कितना भुगतान करेगा। देखो यार, बढ़िया सवाल है वास्तव में। आपको पता है सवाल में क्या मतलब है। देखो पहले तो 12% की एकल छूट है, तो 12% के एकल छूट पे ये एसपी है, 18,456 का भुगतान किया गया है, मतलब ये एसपी है। तुमसे पूछ रहा है 4% और 8% की दो क्रमागत छूट होती तो एसपी कितना होता। तो देखो बात समझो, 4% और 8% की दो क्रमागत छूट का मतलब है 12 से 0.32 कम है। तो एक ऐसा करते थोड़ा एहसास क्या हुआ, पहले वाला डिस्काउंट 12% था, अब वाला डिस्काउंट कम हो गया तो भुगतान ज्यादा हो गया, मतलब आंसर 18,456 से ज्यादा होगा। एक ही ऑप्शन था, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, और हम भी तो देखे हैं, वैसा थोड़ी कि यार सर याद नहीं आता सवालों में, हम भी तो देखे हैं भाई, ऐसा थोड़ी होता है याद नहीं होता, आ जाता है। मतलब डिस्काउंट कम हो गया तो एसपी बढ़ेगा, इसका जो आंसर होगा 18,656 से तो ज्यादा ही होगा। एक ही ऑप्शन दिया तो उसने 18,656 से ज्यादा बताया। बाकी निकालना चाहो तो एक काम करना, तुम 0.32% निकालना, ये मत निकालना जो भी, यानी कि इसमें 88 का भाग देके 0.32% निकाल लो, बट रहने दो, इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, कर तो लोगे। अब सोल्यूशन बताऊं, मतलब अगर करना चाहेंगे तो सवाल ज्यादा अच्छा ये होगा कि अब 18,656 है, मुझे और अच्छा सॉल्यूशन क्या मिलेगा, ये किसके बराबर है। हाँ एक चीज ये भी है, एसपी है ये, एमपी होता तो हम सीधा निकाल लेते हैं, ऐसे निकाल के जो भी। अब तुम पता है 12 से 0.32 कम का मतलब 11.68% का डिस्काउंट है, तुम्हें एसपी चाहिए तो 100 में से घटाएंगे। एक काम करो, तुम फर्क निकाल लो, डिफरेंस इतना निकाल लो बस, इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा अमाउंट कितना बढ़ेगा। तो ये कैलकुलेट कर सकते हो आप। तो नीचे रहना दो, ये 11 होगा, ये 4 होगा, इसमें 11 का भाग देंगे, 11 7 6 आ जाएगा, ये 9 आएगा और ये 6 आएगा। सही है क्या। 1696 का 4 गुना करोगे तो 17 चौक 68 से 16 कम कर दो तो 6784, और इसमें भाग दे दो 100 का, इसका मतलब 67.84 का फर्क पड़ेगा। तो आप इसी 18,456 में 67.84 जोड़ दो, बताओ तो 18,723 ऐसा कुछ आएगा। सही आ रहा है, ये आएगा, ये कर सकते हो करना चाहो तो। सही है, ओके भाई। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आओ। एक रेडियो के अंकित मूल्य पे 25% की प्रारंभिक छूट देने के बाद एक दुकानदार बट्टाकृत मूल्य पर 12% की अतिरिक्त छूट देता है। यदि अंतिम विक्रय मूल्य 792 तो अंकित मूल्य क्या है। भाई समझ गए, अंकित मूल्य में पहले 25% की कमी होगी, फिर जो आएगा उसमें 12% की और कमी होगी, और दोनों क्रमागत कमी होने के बाद का अमाउंट है। और आपसे वापस पहले वाला अमाउंट पूछ रहा है तो उल्टा गुणा करेंगे हम, सब सवाल वो एक ही पैटर्न से करेंगे। तो 792 और 25% छूट दे रहा है तो है 4/3, 25% 1/4 होता है, 75/100 3/4, उल्टा होगा तो 4/3 होगा, और 12% छूट होगी तो 3/25 है तो 25/22 होगा। अब देखो खेल समझ लो, जब भी ये सीधा गुणा उल्टा गुणा के सवाल आएंगे तो पॉइंट इससे चलेगा। तो सबसे पहले काटो। अब तुम मुझे बताओ 25 में 5 का फैक्टर 2 बार है, एक इसमें तो मिलेगा, नीचे से 2 कटने वाला कुछ भी नहीं है, तो अगर 2 इसमें है और 2 इसमें भी है तो मतलब आंसर कम से कम 2 जीरो वाला तो होगा। और आप बताओ सारे ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जिसमें 2 जीरो है।
भाई ये कॉन्सेप्ट बन चुका। जीरो की संख्या कैलकुलेट करने पे मैं आपको 100 सवाल बता दूंगा कम से कम, कि भाई जीरो की संख्या से भी हम सवाल जज कर सकते हैं कि आंसर में इतने जीरो होंगे। और ज्यादातर ये तरीका काम करेगा जब भी, हाँ, उल्टा वाला सवाल जब भी करो ना, कि आप लास्ट वाला क्रमागत वर्दी कमी में लास्ट वाला अमाउंट देके आपसे वापस पहले मालूम पूछे, तो 99% सवालों में जीरो वाला कॉन्सेप्ट भी काम कर पाएगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। चलो, जैसे एक और सवाल आपके सामने है। एक मोटरसाइकिल को उसके अंकित मूल्य पे 44% की छूट देकर 87,500 में बेचा जाता है, तो साइकिल का अंकित मूल्य कितना है? तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 87,500 जो एसपी है और 44% छूट है, तो रेशियो बनाएंगे तो ये 56 के बराबर है, और 100 से गुणा करेंगे तो 56 का मतलब क्या हुआ? 14 इंटू, मतलब कि मैं इसको 4 से काटूंगा तो ये 14 इंटू 25 वाला रेशियो बन जाएगा। मैं एक बात समझ पा रहा हूं, 2 जीरो तो पहले यार 2 ही जीरो आएगी, कंफर्म है, तीसरा जीरो आएगा ही नहीं। आएगा क्या? ना 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 ना, समझिए, गलत हुआ आपने। सुनो बात, इसमें 2 है ना, तो पहले 2 इससे कटेगा 7, इसका ये जो 1 जीरो है ना, वो 2 से कट के 5 हो जाएगा, लेकिन आंसर में 1 ही जीरो आएगी। अब आंसर में 1 ही जीरो आएगी तो एक ही ऑप्शन, समझ जाएंगे। सही बात है, मतलब नीचे जो 14 है उसमें 2 है, तो ऊपर भी तो 2 है, तो वो जो जीरो दिख रहा है ना, जीरो, वो 2 से कट के 5 हो जाएगा, तो 1 जीरो कम हो जाएगी, लेकिन जो दूसरा वाला जीरो वो तो बचेगा। मतलब ये तो कंफर्म है कि जो आंसर आएगा उसमें 1 जीरो आएगा, तो ऑप्शन में 1 जीरो वाला एक ही ऑप्शन है। अच्छा, 2 हो जाते तो फिर हम देखते हैं कि 25 का मल्टीपल आएगा, जीरो के अलावा जो नंबर है वो 25 का मल्टी, यानी उसके अंतिम 2 अंक 25, 50, 75 वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो भी। चलो भाई, ठीक है। अगला सवाल, एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 16,500 है, इस पे 8% की त्योहार छूट दी जाती है, इसके अलावा नगद भुगतान पे 5% की दूसरी। सारे सवाल एक ही पैटर्न के हैं, एमपी से एसपी, एसपी से एमपी, 2 या 3 क्रमागत छूट, समझ जाएगा, सीधा गुणा, उल्टा गुणा, कमी कमी करके प्रोसेस लेके चलना है। ये क्या है? अंकित मूल्य 8% और 5% की 2 क्रमागत छूट दिए जा रहा है, और आपसे एसपी पूछ रहा है, तो सीधा गुणा होगा भाई। 16,500, 8% छूट है तो 23/25 होगा, और 5% छूट है तो 19/20 होगा। मेरे हिसाब से गुणा होके 500 होगा, जिसको अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये 33 आएगा। सबसे पहले इकाई अंक देखो, सबसे पहले इकाई अंक देखेंगे, 9 3 27, 7 21 होगा, आंसर का इकाई अंक 1 होगा, लेकिन 2 ऑप्शन है। तो अब एक काम करो, 3 का मल्टीपल देख लो, 11 का मत देखो, पहले 3 का देखो, 3 का देखना इजी होता है। तो जब हम 3 का मल्टीपल देखेंगे तो 6 और 4 10 और 2 10 और 12 हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये सवाल का राइट आंसर होगा। हर चीज का ना एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, आप पहले डायरेक्ट 3 का मल्टीपल देखेंगे दिक्कत आएगी, पहले इकाई अंक देखो, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 ऑप्शन तो हट ही जाएंगे ना कम से कम। तो पहले इकाई अंक देखो सबसे पहले, फिर इकाई अंक देखने के बाद अगर 2 ऑप्शन है तो फिर मल्टीपल देखो। 3 का पहले देखो, 3 का 9 का मल्टीपल देखना सिंपल होता है, तो पहले वो देखो। अपनी आदत 11 की होती, मुझे पता है तुम 11 ही पकड़ते हो सबसे पहले, अरे झूठ मत बोलो। हाँ चलो ठीक है, एक और सवाल देखो भाई, क्या है? एक सोफा सेट 10%, 5%, 2% की। देखो यार, ऐसा जब भी डिस्काउंट मिले ना 2%, 5%, समझ लो ऑप्शन हेल्प करेगा, क्योंकि 2% डिस्काउंट से नंबर बढ़ा आता है, रेशियो का नंबर जो आता है वो बढ़ा आता है, जो भी है। चलो कोई ना, देखो तो अंकित मूल्य देके आपसे एसपी पूछ रहा है, तो सीधा गुणा करेंगे। 18,000 में पहले 10% कमी होगी तो 9/10, 5% कमी हो तो 19/20, और 2% कमी होगी तो 49/50। हाँ, 18,000 होगा भाई। तो पहले तो देखो एक बार समझ लो, 2 जीरो और ये 3 जीरो कट जाएगी, इसकी 10 रहना 2, ऐसा कैसा ही, क्योंकि 10 का भाग देने का मतलब 1 अंक बाद 10 लगेगा, तो ऐसा कुछ हो सकता है, मुझे लग रहा है यही आंसर आ सकता है। तो गुणा कर लो, 9 नाम 9 9 9 3 बार गुणा होगा, 9 इकाई अंक होगा, 9 अंटे 72, जो भी ऊपर मल्टीप्लाई होगा उसका इकाई अंक 2 होगा, और भाग देंगे तो लास्ट में 0.2 आएगा, एक ही ऑप्शन आपके सामने। ठीक है भाई, एक और देखते हैं। टीना को 8200 रुपए के ग्राइंडर पर 15% छूट मिलती है, और नगद भुगतान करने पे 1% की अतिरिक्त छूट मिलती है, तो भुगतान क्या है? तो ये क्या है? एमपी है, आपसे एसपी पूछ रहा है, तो हम सीधा गुणा कर देंगे। 82 का 15% छूट है तो 17/20 होगा, और 3% डिस्काउंट है तो 47/50 होगा। अच्छा समझ गया 97/100 होगा भाई। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो घटेगा, इसको इतना ही काटो बस मात्र। अब आप इकाई अंक से देखो, सवाल लेके चलेगा, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। 7 7 7 और 7 एकम 7, वाला 7 7 49 का 9 हो गया, 9 एकम 9 होगा, मतलब कि बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। समझ जाओ तो मतलब। चलो आगे चलो, फटाफट देखते रहते हैं। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है,
एक पंखे का अंकित मूल्य इतना है, दुकानदार इस पे 9.5% की छूट दे रहा है, तो पंखे का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो विक्रय मूल्य होगा 1850 का 91.5% होगा भाई। सही बात है, 90.5 होगा। हाँ तुम जाग रहे हो इसका मतलब भाई। तो मेरे भाई क्या होगा इसमें क्या करे मतलब, जीरो से का ही घटे, इसको इससे काट दिया मतलब, और जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक 5 होगा। मतलब क्या सोचना है इतना भाई, ठीक है, पर जो भी आंसर आएगा उसका इकाई अंक 5 होगा। अगला सवाल, 15% और 6% की क्रमिक छूट के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य अगर इतना है तो अंकित मूल्य क्या है? तो सीधा है उल्टा, 9888, 15% छूट है तो 20/17, और 6% छूट है तो 3/50, 47/50 बोले तो 50/47 होगा। इन क्वेश्चनों में जीरो की संख्या काम करेगा। तो मेरे भाई 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो तो कम से कम आएगा, या अगर एक ही ऑप्शन है सिर्फ, 2 ऑप्शन है, रुक जाओ कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो 3 जीरो तो आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब इसको गुणा करोगे तो इकाई अंक 9 आएगा, और जब इसमें भाग देंगे तो 9 दूनी 18 होगा, 9 3 27 नहीं हो सकता, यही सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। एक वस्तु का अंकित मूल्य 4000 था, लेकिन दुकानदार ने 5%, अब यहां तुम बोलोगे एक ही टाइप के सवाल है सारे, थोड़े ज्यादा हो गए, मुझे भी सोल्व किया तो लगा कि यार 2 4 10 सवाल कम भी कर देते तो कोई दिक्कत है। अब आगे तो आगे भाई, एक वस्तु का अंकित मूल्य 4000 था, लेकिन दुकानदार ने 5% और 7% की दोहरी छूट दी, तो वस्तु को कितने में बेचा? तो ये अंकित मूल्य है, तो 4000 का 5% डिस्काउंट है तो, और 7% डिस्काउंट है तो 93/100 होगा, तो ये कटपीट के 2 आ जाएगा, 9 3 27, 7 दूनी 14, इकाई अंक 4 होगा, सवाल का उत्तर ही होगा। ये भी जरूरी होता है, तुम हर जगह मत लगाओ, लेकिन जब भी ऐसा सवाल आ जाए ना जिसमें क्रमागत वर्दी कमी सवाल हो, स्पेशल जनसंख्या वाले सवाल, किसी मशीन का मूल्य इतना था 3 साल बाद कितना होगा, स्पेशल ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, स्पेशली जब सवाल में अंकित मूल्य पे 2 या 3 क्रमागत छूट दी जाए, जब आपको पहले बोला जाए सीपी ये है, 20% बढ़ा के अंकित किया है, फिर 10% छूट देके एमपी हो गया, एसपी हो गया, ये सब सवालों में क्रमागत वर्दी कमी होती है। इन सवालों में ऑप्शन सबसे ज्यादा हेल्प करता है, और कैलकुलेशन के सबसे ज्यादा नंबर भी यही मिलेंगे आपको, मतलब सबसे ज्यादा नंबर बड़े आपको इधर ही मिलेंगे, और इसी वक्त कंडीशन के अकॉर्डिंग हेल्प करेगा जो भी है। अगला देखो भाई, एक इलेक्ट्रिक गीजर को अंकित मूल्य पे 15%, 4% की क्रमिक छूट के अतिरिक्त 244 रुपए कम करने के बाद 7100 में बेचा गया। मतलब पहले तो 15% कम किया, फिर 4% कम किया, फिर 244 और कम कर दिया। तो एक काम करो तुम, 7100 में 244 को वापस जोड़ दो, सही। अब ये हो गया 15%, 4% कम करने के बाद का अमाउंट, आपको शुरू वाला अमाउंट चाहिए तो क्या कर दो, उल्टा गुना कर दो, 20/19, और 4% है तो 25/24 होगा। थोड़ा ध्यान से भाई, गड़बड़ हुआ इधर, अच्छा ये 17 आएगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से, जल्दीबाजी में जीरो चेक मत कर देगा भाई साहब, नीचे चॉइस बैठा है, पहले इसको हटाओ। तो 4 से काटा पहले 6, और इसमें भी 2 अभी भी है, इसको 2 काटना पड़ेगा। चलो एक बार समझो, तुम काटे भी नहीं तो डायरेक्ट सोचते हैं। देखो एक बार बताओ, पहले एक बार बताओ, इसमें 25 और 5 का फैक्टर 3 बार है, इसमें 8 का भाग जाता है क्या? जा रहा है, लेकिन तुम 8 का भाग जा रहा है, 16 का भी जा सकता है क्या? पहले काट ही लेते हैं, नहीं कोई बात नहीं, लेकिन एक बार बताओ, कम से कम 2 जीरो तो आएगी भाई, इसमें 8 तो है ही, लेकिन 1 2 कट जाएगा, लेकिन कम से कम 2 जीरो तो आएगी, 2 तो सारे में ही है, तो पहले काट ही लो। तुम तो एक काम करो, पहले काट लो, 2 से काट लो ना, हम 2 से काटेंगे, ठीक है। 3 6 7 2, अब ठीक है। अब बताओ इसमें 8 का भाग जाता है क्या? जा रहा है, 8 × 64 8 54 जा रहा है, इसका वाला आंसर में 3 जीरो आएगी, ये सवाल का उत्तर होगा। ये स्टाइल है अपना, ठीक है। तो पहले 2 5 को हटाना है, जितने भी नीचे 2 5 है सबको हटा के बाद में जीरो का खेल समझना है। बट तुम लोगों को सही नहीं लग रहा होगा, या तो कुछ तुम अपने स्टाइल में मारोगे धमाका कि हाँ भाई ठीक है जो भी है। अब तुम एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी हो गए, तुम मैथमेटिक्स थोड़ी पढ़ते हो, जीके पे ध्यान देते हो तुम तो भाई। चलो सवाल क्या है, एक दुकानदार 48% और फिर 15% की एक और छूट की घोषणा करता है, तो 29,600 रुपए मूल्य वाले सोफे का अंतिम विक्रय मूल्य और छूट याद करो। भाई जब सवाल आया तो बढ़िया सवाल लगा। एक तो इंपॉर्टेंट बात पता है क्या सवाल में, एक तो लगभग बोला, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, लगभग बोला होगा, लेकिन इसने पूछा क्या, 29,600 एमपी है, इसने पूछा है एसपी और छूट। और मुझे ये बात पता है कि एसपी और डिस्काउंट का टोटल ही तो एमपी होता है। एक तो जो भी ऑप्शन दोनों दे रखा है उन दोनों का टोटल 29,600 के बराबर होना ही चाहिए भाई, सही बात है। तो आप बताओ इसका टोटल कितना हो रहा है, 29,500 से ऊपर जा रहा है, 600 से ऊपर जा रहा है, इसका
29,700 कुछ हो रहा है, इसका 29,600 हो रहा है, इसका भी 29,600 हो रहा है, तो एक तो ऑप्शन ये दो होंगे। सुन रहे हो बात को? दूसरी बात, मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? एसपी और ये क्या है? छूट है। ध्यान रखिएगा, ये एसपी और ये छूट है। फर्क यही तो है, कौन ज्यादा कौन कम होगा। तो तुम बताओ 48%, 15% की दो क्रमागत छूट 50 से ज्यादा होगी कि नहीं होगी? अगर छूट 50% से ज्यादा होगी तो एसपी कम होगा, डिस्काउंट ज्यादा होगा। इसका मतलब डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। खत्म। जी क्या कह रहे हो? कोमा, ये वाला कोमा एक पॉइंट है। हाँ आगे चेक करवा ले बेटा, तू फालतू की बात मत किया अगर, देख पल्लों को तोड़ रहा है फालतू में। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ भाई फटाफट। अभी तो कुछ कैलकुलेटिव और हार्ड सवाल भी बाकी है ना, फटाफट 10-5 सवाल है। तो देखो, एक आदमी एक वस्तु पर 21% छूट देता है, वह पहले 100 ग्राहकों के लिए घटी हुई कीमत पे 40% की और छूट देता है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 4,740 है और ग्राहक प्रथम 100 ग्राहकों में से एक है, तो अंकित मूल्य क्या? तो समझ गए, 4,740 एसपी है और 21% 40% की दो क्रमागत छूट है, और आपसे अंकित मूल्य पूछ रहा है। उल्टा गुणा करेंगे हम, 4,740 21% छूट है तो 100/79 होगा, और 40% छूट है तो 5/3 होगा। चलो देखो, ऐसा कोई 0-2-5 वाला कोई कॉन्सेप्ट हैगा? 1-2-3 4 जीरो तो कम से कम आएगी आएगी, दैट्स ऑल भाई। 4 जीरो तो आएगी। एक ही ऑप्शन है जिसमें 4 जीरो है। अब तो मान जाओ कॉन्सेप्ट है भाई, सवाल करने का ये भी एक तरीका तो है, जीरो की संख्या भाई। ठीक है, चलो ठीक है, ज्यादा बढ़ाई हो गई अब। हाँ जी, थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, आता नहीं इतना, मतलब कुछ दूसरे को छड़ा चढ़ा के बढ़िया, ये थोड़ा कम ही होता है, ये थोड़ा कम होता है। मेहनत है ठीक है, बढ़िया लगे तो अच्छी बात है, लेकिन अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे सामने वाले को भी रेस्पेक्ट तो देना पड़ेगा सबको, और स्पेशली यूट्यूब पे सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं, कल एक क्लास हमने डाली, या दूसरी तीसरी क्लास और डालेंगे, तो हम धीरे धीरे समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि बंद कमरे में तो हम बेहतरीन है, लोग भी समझ पाए, क्योंकि आधे से ज्यादा जनता तो ये समझती है चोमो में क्या है कि नहीं। सबसे ज्यादातर तो लोग यही बोलते हैं कि चोमो में कुछ थोड़ी है, गिने चुने 4-5 नाम होते हैं, बस वो नाम छप रखे हैं सबके दिमाग पे, लगता है वही चीज सबसे बड़ी होती है। तो यूट्यूब के माध्यम से ही समझ सकते हैं भाई जो भी है। हम भी अपनी जगह तो मेहनत कर ही रहे हैं, और बेहतरीन होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि किसी का वीडियो देख के हम समझा रहे हैं ना भाई, 1000 सवाल खुद सोल्व करते हैं, उसके बाद चीजें क्रिएट होती है और दिमाग के आधार पर चीजें चलती है। तो ये मेहनत है, ठीक है। चलो कोई ना, तो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल बहुत अच्छी बात है। तो एक दुकानदार एक बोतल पे 15% 35% की छूट देता है, यदि बोतल का विक्रय मूल्य इतना है तो अंकित मूल्य क्या है? तो उल्टा गुणा होगा भाई, 1547 15% छूट है तो 20/17, और 35% छूट है तो 65, और 100 होगा 5 से घटेगा तो 20/13 होगा। 1 2 और 2 ही जीरो होगी, और 4 का मल्टीपल होगा, और पता नहीं क्या होगा। मतलब मेरे हिसाब से आंसर जो आएगा ये आएगा। दूसरी बात हम ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, जब मैं इनको गुणा करूंगा तो इकाई अंक 8 होगा, इनको गुणा करूंगा तो इकाई अंक 1 होगा, इनको गुणा करूंगा तो इकाई अंक 8 होगा, मतलब कि ये सवाल का उत्तर हो सकता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। एक और चीज बताते हैं हम, कई बार आपके सामने ऐसे सिचुएशन भी आएगी, लेकिन भाई एक क्रम है, ध्यान रखना। यानी डिजिटल सम कब सोचना, अपने को कब सोचना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो हम नॉर्मली सवाल करेंगे हम, ठीक है। 10% 5% 2% की 3 क्रमागत छूट है, अंकित मूल्य इतना है, और आपसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो हम सवाल करेंगे सीधा सीधा, 4,88,000, 10% छूट मतलब 9/10, 5% छूट मतलब 19/20, और 2% छूट मतलब 49/50। पहले जितना कटता उतना काट लो, ठीक है। नंबर इजी है भाई, तो 1 2 3 ऐसे ऐसे 10 को रहने देते हैं, ठीक है। तो 1 2 और ये 3 जीरो घटेगा, इसका भाग देंगे, ऐसा आ जाएगा। अब सबसे पहले तुम इकाई अंक देखोगे, सही बात है। पहली बात तो ये 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकता, सबसे पहले इकाई अंक देखने का मतलब नहीं, क्योंकि जो भी आंसर आएगा उसमें 1 अंक बाद ही दशमलव होगा, 2 अंक बाद नहीं होगा। अब काम की बात देखना तुम, अब तुम इकाई अंक तो देख नहीं सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वाला आंसर और ये वाले आंसर में सिर्फ एक डिजिट का फर्क है। अब सोचना डिजिटल सम, तब सोचना मेरे भाई, वरना 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो आप, सही है। लेकिन हो सकता है इसमें भी 9 का मल्टीपल दोनों जगह मिल जाए, फर्स्ट में ही है, ठीक है। तो मतलब कर सकते हो, फिर तो मतलब की बात नहीं है। डिजिटल सम फिर साइड चला गया बेचारा, 9 का मल्टीपल पहले आ गया।
ठीक है, तो 8 8 16 और 2 18, 9 खुद गया, 5 से 5 10, ये 9 का मल्टीपल नहीं है सवाल का राइट आंसर। या फिर आप डिजिटल सम देख सकते थे, लेकिन मुझे लगा कि जब ऐसे एक ही डिजिट का फर्क देता है तो फिर डिजिटल सम भी काम आ सकता है। अगर 2 में 9 का मल्टीपल हो जाता तो फिर हम डिजिटल सम देखते हैं। प्राइस कम होगा चाहिए, ज्यादा हो रहा है, सही बात है, ठीक है भाई, तो ये आंसर हो जाएगा, तो ये कोई मतलब की बात नहीं है, खटाओ। हाँ जी, 9 का मल्टीपल और डिजिटल सम एक ही बात है, सोच लो थोड़ा, तुक्का ही मार रहे हो तुम सिर्फ। हालांकि एक चीज कॉमन होती है दोनों में, हाँ 9 9 का योग जितना हो रहा है उनको दोनों में कैंसिल करते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग बात तो है यार। डिजिटल सम क्या होता है, बच्चों के सवाल पूछ लेते हैं, बता देते हैं भाई। अंकों का योग करता है, अर्थमेटिक एडवांस मैथ नहीं पढ़ते, वर्गमूल घनमूल में बताया तो था हमने। जैसे 9 और 4 और 13 का भी अंकों का योग, ये 9 और 1 10 हो रहा है, इसका 1 हो गया, ये 9 हो गया, और ये 8 8 16 और 4 20 का 2 हो गया। फिर इनको गुणा करो, 9 चौके 36 दूना, और सबका डिजिटल सम कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, मतलब 72 के अंकों को जोड़ दिया। अब अगर मेरे क्वेश्चन का डिजिटल सम 9 हो रहा है तो जो ऑप्शन है उसका भी डिजिटल सम सेम ही होगा, ठीक है। तो जैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई बस अब यहां जैसे 8 आ जाता तो चीज अलग हो जाती फिर, तो वही बात है। जैसे इसने आप इसके आगे अंकों का योग करोगे, अब डिजिटल सम भी बनाते हो ना तो उसमें भी लॉजिक होता है, क्योंकि 9 में आप कितना ही जोड़ लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे मैंने बोला कि 8 8 16 और 2 18 हो रहा है, 9 9 का मल्टीपल है इसमें, ये 9 है, इनको छोड़ दो, अब बाकी कितना बचा, तो इसका डिजिटल सम 1 होगा, और इसका निकालोगे तो जैसे 8 और 8 16 और 2 18 9, और इसका डिजिटल सम कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, तो मैच हो रहा है, वो कंडीशन है। अंकों का योग करता है ऐसा कुछ। जैसे एक और सवाल देख लेते हैं, शायद अगले क्वेश्चन में कुछ हो पाए। जैसे एक क्वेश्चन है, एक दुकानदार लैपटॉप की बिक्री पर पहले 275 की नगद छूट देता है, और फिर 10%, 8% और 5% की 3 क्रमागत छूट देता है। यदि अंकित मूल्य 85,272 है तो ग्राहक इसके लिए कितना कीमत ज्ञात कीजिए। भाई ये अंकित मूल्य है, पहले अंकित मूल्य पे 275 की नगद छूट देगा, मतलब पहले अंकित मूल्य में से 275 रुपए घटाएगा, फिर जो बचेगा उस पर 10%, 8%, 5%। तो सबसे पहले 85,000 से शुरुआत करेंगे भाई, 10% छूट है तो 9/10, 8% छूट है तो 23/25, और 5% छूट है तो 19/20 होगा। तो 1 0 से 1 0 तो ये घट गया, ये 500 होता है, 2 0 घटेगा, 17 बच गया, कट गया भाई, ये 500 होता ना ये। तो अब आप देखो इस सवाल में इकाई अंक तो सबका एक ही है, लेकिन सारे ऑप्शन में देखो ज्यादा फर्क नहीं है, इसमें कुछ एक डिजिट का फर्क है। तो आप 9 का मल्टीपल चेक करना चाहो तो वो कर सकते हो, जैसे 6 और 6 12 और 5 17 और 1 18, इसका 5 मतलब नहीं जा रहा है, 6 और 6 12 और 6 18, 18 1 9 हो रहा है, ये जा रहा है, 6 और 6 12 और 6 18 और 5 और 1 6 नहीं जा रहा, 6 और 6 12 और 5 17 और 1 18, इसमें 18 नहीं जा रहा, तो 9 का मल्टीपल हो जाएगा। तो इसकी जरूरत नहीं डिजिटल सम की कोई ज्यादा स्पेशल। हाँ 2 मल्टीपल मिल जाते तो हम करते हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे लगा कर सकते हो, बाकी डिजिटल सम भी निकाल सकते हो। चलो आगे बढ़ो फटाफट, बताओ है एनर्जी। चलो अब हम करते बात जिनमें कुछ कैलकुलेशन होगी भाई थोड़ी सी, मतलब ऑप्शन कुछ भी काम ना करे ऐसा कुछ हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन है 12%, 20%, 24%, 32% की क्रमिक छूट के बराबर का एकल छूट बताओ दशमलव के 2 स्थान तक। हालांकि चलो इसने ये बोल दिया कि दशमलव के 2 स्थान बताना है, इसका मतलब आपको लगभग बताना है, लगभग बताना। ऑप्शन के बीच में 10-10 का फर्क तो है ही, तो आप लगभग वाला पैटर्न यूज कर सकते हो आप। हाँ जी 73 के आसपास जाएगा। चलो देख लेते हैं, निकालना पड़ेगा भाई। तो बताओ किससे करें, मैं 100 वाला तरीका लगा लूं क्या भाई? अगर थोड़ा ऑप्शन में रिस्क रहेगा तो आप कर सकते हो। जैसे एक तो ये तरीका होता है 88 इंटू 80 इंटू 76 इंटू 68, और नीचे कितनी बार 100। कभी तो इसको भी इज्जत दिया करो यार। 1 0 से 1 0 घटेगा, पहले इसको गुणा करेंगे हम, तो 8 अंटे 64, और ये हो जाएगा 704। फिर 704 को 76 से गुणा नहीं करना है, पहले 10 का भाग दे देना। 70.4 को लगभग 70 मान लो, इसको इतना तो कर सकते हैं यार। फिर 70 को गुणा करेंगे किससे, 76 से, तो 0 होगा, मतलब 1 0 कट जाएगा ना, सॉरी 1 0 फिर कट गया। फिर 7 6 का 42, 49 और 1 50। फिर हम 10 का भाग देंगे तो 50.2, और इसको लगभग, और 1 0 और काट देंगे। कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने यार? तो तुम क्या ही करते हो ऐसा, है ना। 7 6 सही बात है, 7 6 का 42 शेषफल, मतलब बाकी कितना बचा, 4 बचा, तो 7 7 49 और 4, और इसमें अगर आप 10 का भाग देंगे तो ये 53.2 होगा, जिसको लगभग, अब 53 को 68 से गुणा करना अपने को,
और ये 100 बचा है शायद नीचे भाई, तो इसको तो गुणा कर ही लो। तो 8 × 24, 36 18, 8 × 5 40 और 18 58, और 58 और 2 60, बचा कितना 6, और 6 × 5 30 और 6 और 36.4 जो है 04 है वो 100 से कितना कम है, 73.71 होगा। 64 मतलब ये कितना हो रहा है 63.92 हो रहा है, तो लगभग उत्तर ही हो जाएगा मतलब। हाँ क्या कह रहे हो आप, D1 D2, हाँ तो कर लेना, उसमें क्या है यार। 20 और 24 लगे तो 48 में से 4.8 घटाएंगे 43.2 होगा, और बता। हाँ फिर 43.2 को 43 मान लें लगभग, 44 में से 4.8 घटेगा तो 40 मान लेना उसको लगभग। तो एक अभी पहले सवाल नहीं बताया तो मैंने वैसे ही बताया था, तो वैसे भी कर सकते हो, मेरा मन ऐसा किया तो ऐसा कर दिया हमने। ठीक है भाई, अभी बताऊं पीछे जाके 11 वाले का सवाल नहीं किया था, 22 17 और 11, तो मैंने वही तो तरीका लगाया था जो तूने बोला मेरे भाई, है कि नहीं। तो एक वो बता दिया तो ये भी बता दे, क्या पता है क्लास में बैठे किसी बच्चे को ये सही लग रहा हो कि यार ये पसंद आ रहा है मेरे को। और तुम्हारे एग्जाम में 60 मिनट होता है और किसी ऐसे भी एग्जाम में होती है जिसमें 90 मिनट भी होता है, तो उसके लिए ठीक रहेगा ये बात। ठीक है भाई, तो सक्सेस भी लगा सकते हो आप। ठीक है, तो देख लेना मतलब आप तो कैसे करें। ये भाई बोल रहे हैं इसको इससे साथ ले लो, तो 20 और 24 44 में से 4.8 घटेगा लगभग 40 मान लो उसको, फिर 40 के साथ 12 ले 32 ले, 32 ले लो पहले, 40 और 12 52 होता है, और 52 में से 4.8 घटेगा तो ये 48 कुछ जाएगा। मैं कह रहा हूं 32 ठीक रहेगा, पहले 32 और 12 अलग से ले लो भाई, तो कितना हुआ 44, और 44 में से 320 और 12 दूनी 64, मतलब ऐसा कुछ होगा, कर लेना यार, मतलब छोड़ो टाइम मत कर रहे हो तुम जो भी। चलो अब कर लो तुम, अब दे तो रहा हूं सवाल, करो कोई दिक्कत नहीं है। 6%, 15%, 14% की 3 क्रमागत छूट का समतुल्य बट्टा क्या होगा। अच्छा भाई सुनो ध्यान से, तीनों का टोटल करो पहले, कितना होता है, कितना होता है 35 होता है, तो जो आंसर होगा 35 से कम ही होगा, तो ये दो ऑप्शन तो मुझे नहीं लगता हो सकता। अरे इतना भी कम थोड़ी होगा यार 17.5, तो ऐसा लगता है लगभग इन दोनों में से कोई एक उत्तर होगा। अब तुम तुक्का मारना चाहो तो मार सकते हो, बी पे या सी पे, सी पे मार रहे हो, फिर तो तुक्का सही है तुम्हारा। अब चलो हम निकाल लेते हैं, थोड़ा निकाल के देख लेते हैं। मेरे हिसाब से तुम 15 के साथ 6 ले लो, 15 और 6 21 में से 0.9 घटेगा तो 20 पॉइंट कुछ होगा, ये 20 मान लो इसको लगभग, समझ रहे हो। अरे 20.1 ही होगा ये, अरे 20 मान लिया इसको, अब 20 के साथ तो 14 लोगे तो 34 में से माइनस होगा लगभग 2.8, तो लगभग यही उत्तर आएगा। सही, चले एक और है सही, 12%, 13%, 11%। तो मैं कह रहा हूं पहले सबका टोटल कर लेते हैं यार हम, तो टोटल कितना हो रहा है 10 20 30 35 36 हो रहा है, तो आंसर ये दो तो नहीं हो सकता, और ये भी चांस कम है, ये चांस सबसे ज्यादा रहेगा। फिर भी हम निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम एक काम करो 12 के साथ 13 लो पहले, तो 12 और 13 25, और 25 में से माइनस होगा 120 36 115 1.56, तो 23.44 कुछ होगा, जिसको आप चाहो तो 23 या 24 मान लो, 23 मान लो, और 23 और 11 और 34 में से 2.53 माइनस करो, किस में से 34 में से, तो लगभग यही तो उत्तर आएगा मेरे भाई 32। चलो और चलो आगे भाई, जैसे एक और सवाल आपके सामने है, 2635 की धनराशि पर 37% छूट और समान धनराशि पर 23% और 7% की दो क्रमांक छूट के बीच का अंतर क्या है। ज्यादातर 99% सवालों में अगर ये 37% छूट होगा तो इधर 30 और 7 मिलेगा आपको ज्यादातर, जिनका टोटल 37 ही हो, लेकिन ये अलग सवाल है। तो चलो एक डिस्काउंट तो 37% है, इसका टोटल डिस्काउंट निकाल लो, जो कि 30 से कम होगा कितना 1.61 कम होगा। अब तुम बताओ दोनों का अंतर कितना होगा, तो दोनों का अंतर होगा 8.61। इसका मतलब तुम 2635 का 8.61% निकालोगे, और दशमलव के 2 स्थान तक आंसर बता रहा है भैया, तो क्या इसको 7 मान लेंगे लगभग 8 9 मान ले, 9 फर्क कितना पड़ेगा इससे भाई, देख लो एक बार, 9 मान लो कोई दिक्कत नहीं भाई, इसको लगभग 9 मान लेता है और गुणा कर लो। अब इसको तुम 26.35 को ऐसा 26 मत मान लेना, बस बहुत फर्क पड़ जाता है इससे, तो पहले 9 से गुणा कर लो, इतना तो कर सकते हो। 9 पंजे 45 हुआ, फिर 9 3 27 और 4 31, और 9 दूनी 9 6 54 57, और 9 दूनी 18 और 5
और इसमें भाग दोगे तो 237.15 से थोड़ा सा कम होगा, तो मुझे लग रहा है ये सवाल का उत्तर होगा, यही आएगा। रिस्क तो है, ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में। चलो ठीक है, कोई ना, जो भी है तो ऐसा ही करना पड़ेगा भाई। आज एक सवाल ये भी था, 138 पे आ गया, 44, ये ज्यादा नहीं है। तुम बड़ा सा सवाल देख के ऐसे करते हो, रुको भाई रुको, तुम कर लो मेरे भाई। ठीक है भाई, तो देख लो। वाह यार, मतलब कमाल के आदमी हो तुम यार। अब नहीं करने का मतलब, ये आंसर ही याद करके आते हो यार तुम। हाँ भाई, क्वेश्चन ये है कि राघव एक शॉपिंग मॉल में कपड़े खरीदने गया जिसके पास 2 कूपन थे, लेकिन एक दिन में केवल एक ही इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले कूपन का उपयोग करके कुल राशि पर 30% छूट प्राप्त की जा सकती है, और दूसरे कूपन का उपयोग करते हुए यदि वह कम से कम 3 शर्ट खरीदता है तो उसे सबसे महंगी शर्ट की कीमत का 80% छूट मिलेगा। यदि 3 शर्ट की कीमत 1250, 1540 और 1375 है, तो राघव न्यूनतम कीमत पर 3 शर्ट किस कीमत पे खरीद सकता है। मतलब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि पहले वाले कूपन से न्यूनतम मूल्य पे शर्ट मिलेगी या दूसरे वाले से। और पहला वाला डिस्काउंट क्या है, तीनों का टोटल जो एमआरपी होगा उसका 30%, और दूसरा वाला डिस्काउंट होगा जो सबसे महंगी वाली शर्ट 1540 है उसका 80%। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि कौन से में क्या होगा। तो एक बार तीनों का टोटल बताओ कितना है। 1300 और 1200 2500 और 1500 4000, और ये 50 75 जोड़ेगा 165। मेरे हिसाब से 4165 हो रहा है, और 4165 का 30% डिस्काउंट होगा, और दूसरा डिस्काउंट होगा वो 1540 का 80% होगा। तो यहीं से हम देख लेते हैं कौन सा डिस्काउंट ज्यादा होगा भाई। तो इसको 3 से गुणा कर लो सीधा ही भाई। सवाल तो ये, क्वेश्चन का फॉर्मेट तो यही है। कुछ कह रहे हो क्या? ठीक है, देख लेते हैं एक बार जो भी है। तो सबसे पहले 65 का 3 गुना कितना होता है? 195, उसका लिख दो 95। एक बच गया। 41 का 3 गुना कितना होता है? 123, और 123 और एक 124, और फिर इसमें 100 का। इतना डिस्काउंट मिलेगा? तो ये तो सही नहीं है। तो ये सही है, मतलब 1249.5 का डिस्काउंट मिलेगा। और उस पर डिस्काउंट कितना है? 600, 1232, 8 चौक 32, और 1232 का डिस्काउंट मिलेगा। तो ज्यादा डिस्काउंट किस पे मिल रहा है? फर्स्ट वाले पे तो मिल रहा है। इसका वाला 1249.5 का डिस्काउंट होगा। तो एक काम करो, तुम 4165 में से ही घटा दो बस। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को? भाई इधर डिस्काउंट कम है, इधर डिस्काउंट ज्यादा है, इसका मतलब है कि इसमें ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा तो खरीदेगा इससे। तो 4165 जो टोटल एमआरपी था उसमें से 1249.5 घटा हो गए। एक ही ऑप्शन है जिसमें इकाई अंक 5 है, तो इस सवाल का उत्तर होगा। बाकी तुम क्या बता रहे थे, जो भी बता रहे थे कुछ? हाँ, कोई सवाल होता है तुम रामायण महाभारत चालू कर देते यार, तुम्हारी मतलब हो गया। क्या कह रहे थे? तो बात ही कर रहे थे इसके बारे में। तो क्या बात किया मतलब? हाँ अच्छा अच्छा, ये भाई साहब तगड़े आदमी है भाई। पहले राउंड में नहीं करना चाहिए सवाल को। तो मैंने जब बता खुद मैंने क्या बोला, मॉडरेट सवाल है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सवाल, ये फलाना डिगला, लास्ट वाले सवाल वही होते हैं जो पहले राउंड में नहीं करने चाहिए भाई। इसीलिए तो हमने इनको थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल की कैटेगरी में डाला ही है। चलो फिलहाल अगले सवाल पे आ जाता है। अक्षरा ने एक वस्तु 25,000 में बेची, यदि उसने विक्रय मूल्य पे 15% की छूट पेशकश की होती तो उसे 10% लाभ होता, तो क्रय मूल्य क्या है? देखो मॉडरेट सवाल है थोड़ा सा। 25,000 में बेचा मतलब ये उसका एसपी है, और इसने बोला कि अगर विक्रय मूल्य पे 15% छूट पेशकश की जाए, मतलब जितने में बेच रहा है उससे भी 15% और कम में बेचा जाए तो उससे 10% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या है? तो मुझे लगता है इस सवाल को ऐसे कर लेना चाहिए। पहले आप 25,000 जो विक्रय मूल्य है उसका 15% कम करोगे तो 17/20 होगा। अब ये जो भी आया है ना, ये क्या है? एसपी आ गया। अब इतने में बेच के भी उसे 10% लाभ हो रहा है, ये एसपी और मुझे सीपी चाहिए, तो आप इसको इसमें 11 का भाग देके 10 से गुणा कर दो, ऐसा कुछ पॉइंट रहेगा। और तुम देखो 11 का भाग तो जाएगा नहीं, 2 का भाग दे सकते हो, इधर 5 हो गया। गुणा करना पड़ेगा ना, तो गुणा करना पड़ेगा और फिर 11 का भाग देना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ होगा इसमें। तुम्हारे हिसाब से कोई इकाई अंक फलाना डिकला कुछ होता हो तो देख लो, क्योंकि 11 में आप डायरेक्ट इकाई अंक तो निकाल नहीं पाएंगे। 10 होता नीचे तो बात अलग होती। तो कर लो गुणा भाई, कर लो। 85, 25 का भाग 5 से गुणा करेंगे 5 12, और 25 और 8 को गुणा करेंगे तो 200, 212, और आगे 20। भाग किसका? सबसे पहले एक बार, फिर
कितना बचा 10, कितनी बार 9 बार। ये सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ो। अंकित मूल्य पे 10% की छूट देने पर एक विक्रेता 5% का लाभ अर्जित करता है। यदि अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि की जाए और फिर प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूट दी जाए तो विक्रेताओं को कितने % लाभ होगा? कितना बढ़िया सवाल है भाई। पहले तो बोला कि अंकित मूल्य पे 10% छूट देने से विक्रेता को 5% लाभ होता है। फिर बोल रहा है अगर अंकित मूल्य में 5, ये तेरा वाला सवाल ही है वो जो तू बता रहा था ना, तो ये बोल रहा है अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि होगी, लेकिन वहां सीपी में वृद्धि थी। अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि हो जाती है और फिर प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूट दे रहा है भाई, 5% की 2 क्रमिक छूट दे रहा है। अब बताओ उसका लाभ % कितना होगा? तो सवाल में मुझे तो कुछ आसान तरीका लगा नहीं। मैं पहले 10% छूट और 5% लाभ से मेरे हिसाब से मैं एमपी और सीपी का रेशियो निकाल लेता हूं। पहले मैं एमपी और सीपी का रेशियो निकालूंगा। तो भाई एमपी कितना होगा? 5% लाभ से 105 होगा और ये 90 होगा, इसका मतलब है 18 और 21 होगा, मतलब कि किससे घट रहा है भाई? 5 से घट रहा है और 15 से घट रहा है, तो 7 और 6 हो गया। अब पता क्या होगा? अब ये होगा कि पहले तो ये अंकित मूल्य जो 7 है वो 5% बढ़ेगा, फिर 5% कम होगा, फिर एक बार और 5% कम होगा, तब जाके एसपी आएगा। तो तुम कैसे भी कर सकते हो मेरे भाई, कैसे ऐसे भी कर सकते हो। पहले इसमें 5% वृद्धि होगी, फिर 5% की 2 बार कमी होगी। 5% वृद्धि 5% कमी का होता है 0.25% की कमी, 1/400 की कमी चाहो तो उसको 399/400 भी लिख सकते हो। और फिर एक बार और 5% की कमी होगी तो 19/20। और ऑप्शन से सवाल नहीं हो पाएगा ये तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। अब ये क्या है? एसपी है और ये क्या है? सीपी है। चाहो तो तुम एक काम कर सकते हो, इनका रेशियो बना के सवाल कर सकते हो। अब बता दो तुम क्या सोच सकते हो, कैसा भी क्या दिमाग अपना जो भी। आंसर मत निकालो, लगभग कर ले क्या भाई, इसको 400 ही मान लो, क्या फर्क पड़ता है? 19 संते कितना होता है? 133 होता है। और तुम इसको अगर एक बढ़ा के, तुम्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 1.33 का फर्क पड़ेगा। मतलब एक बार ऐसा कर लो कि मैं इसको हटा दूं यहां से, और ये कितना हो जाएगा? 100 और 100, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 33 का हो रहा है। कितने पे? 133 होगा। ठीक है भाई, 133/100, प्रॉफिट कितने पे? भाई ये क्या हो गया? हाँ, तो लगभग जो आएगा आंसर वो कितना आ रहा है? 10 पॉइंट कुछ के आसपास आंसर आएगा। बट देखो यार, ऑप्शन बहुत करीब है, ये तो मामला बिगाड़ेगा। ये ठीक बात नहीं है भाई, सीरियसली रिस्क है इसमें, क्योंकि कितना फर्क है यार, 0.5 का फर्क है मात्र। और तुमने अगर 399 को 400 भी मान लिया तो फर्क कितने का पड़ा? 133 का फर्क पड़ा है वो। और 133/100 भी करोगे या बटा 20 भी करोगे तो फर्क तो पड़ेगा, 0.5 का तो पड़ जाएगा फर्क, ये तो कंफर्म है। तो ऑप्शन से लगभग तो जज नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिलहाल इसको हम इतना ही रख रहे हैं। हाँ, वो वैसे होता डाटा भाई, अगर ये 5% 5 की जगह 10 पीस होता तो इजी हो जाता। हाँ, तो वो तो हो ही जाता है जी। अभी तो थोड़ा है ही मुश्किल जो भी। अब कैलकुलेटर का यूज कर रहे हो तुम, बताओ। अरे ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं हो पाएगा भाई, कुल मिला के आपको गुणा करना ही पड़ेगा, और कुछ लॉजिक नहीं है, क्योंकि इसने ऑप्शन बहुत करीब दिए, 0.5 का ही फर्क दिया। तो मैं इसको 400 भी नहीं मान सकता, इतना भी नहीं कर सकता, क्योंकि 400 मानने का मतलब है 133/20। आप भाग दे के देख लो कितने का फर्क पड़ रहा है, इतने का फर्क पड़ जाएगा इससे, और इतना तो गैप ही नहीं है। वो कंडीशन, आंसर सी आएगा, वेट टिक लगा सकते हो आप। ठीक है, तो मैं इतना ही रख रहा हूं ना, आगे तो हो नहीं पाएगा, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगी। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। एक दुकान नियमित रूप से अंकित मूल्य पर 12% की छूट प्रदान करता है और त्योहारी सीजन के दौरान में 10% की क्रमिक छूट प्रदान करता है। मालिक अभी भी 5% लाभ अर्जित करता है। यदि नियमित छूट के साथ केवल 4% की क्रमिक छूट प्रदान की जाती तो लाभ प्रतिशत क्या? अब ये भी थोड़ा अच्छा सवाल है। मतलब ये बोल रहा है कि 12% की तो छूट प्रदान की जाती है और 10% की क्रमिक छूट प्रदान और की जाती है, और फिर भी वो 5% लाभ कमाता है। फिर कंडीशन ये डाल रहा है अगर नियमित छूट के साथ केवल 4%, यानी ये नियमित छूट है उसकी, तो नियमित छूट 12% के साथ, पहले 10% छूट थी, अब 12% के साथ 4% छूट पे उसका लाभ % पूछ रहा है कितना होगा। तो अब देख लो तुम कैसे कर सकते हो सवाल। या तो ये कर सकते हो कि 12% और 10% की 2 क्रमागत डिस्काउंट निकाल सकते हो। मतलब मैं बता देता हूं तरीके, तो बता देता हूं, आप समझ लो, जो कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम एक काम करते हैं, 12% और 10% की 2 क्रमागत छूट का टोटल डिस्काउंट निकाल लेते हैं, जो कि 32 से 1.2 कम होगा, मतलब 30 पॉइंट।
22 से 1.2 कम होगा मतलब। और फिर ये भी पता कर लो कि 12% और 4%, अगर 12% छूट के साथ में 4% छूट होगी तो फिर 16 से 0.48 कम करोगे तो 15.52% का डिस्काउंट होगा। अब सवाल ये बन गया कि 20.8% की छूट पर 5% लाभ होता है तो 15.52% की छूट पे। तो आज हमने एक नया कंसेप्ट सीखा था, वो लगा सकते हो आप, यानी कि 105% बराबर होगा किसके, तो 20.8 100 में से घटाना पड़ेगा 69.2 और इसको 79.2 भाई, और इसको 100 में से घटाओ 85 84.48, इसको कैलकुलेट कर लो। हाँ जी, उत्तर थोड़ी याद रहता है मैं पढ़े यार, जो भी। इसको भाग दे के देख लो भाई एक बार तुम्हारे वाले मशीन से। यार थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं कि यार पहले इतना डिस्काउंट था, फर्क इतना पड़ा है, 6% का फर्क पड़ा है, लेकिन नहीं हो पाएगा इससे, शॉर्ट प्रोसेस से नहीं हो पाएगा। और यहाँ भी ऑप्शन में ज्यादा गैप भी नहीं है कि हम 20.8 को 21 मान लें, वो कंडीशन है भाई। तो आंसर 12 आएगा। हाँ तो बता तो सही क्या सही है, बस भाई वो ऐसा ही आदमी है कि बोला सही है, बस मैं बताना नहीं चाहता। क्या बोलूं मैं। फिर तुम छोटा सा मुंह करोगे, बाद में बोलोगे सिर्फ उतार दी हमारी। ठीक है भाई, तो ऐसा कुछ है इसमें, रेशियो भी बना सकते हो चाहो तो आप, बट उसमें भी मेहनत तो होगी रेशियो में भी, वो कंडीशन है। ठीक है, तो कैलकुलेटिव होगा ये, थोड़ा सा देख लेंगे। और चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु पर 15%, 30%, 4% की 3 क्रमागत छूट देता है, यदि वस्तु का क्या है, विक्रय मूल्य या अंकित मूल्य। अंकित मूल्य इतना है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो खैर वही सवाल आ गया, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। 1950 इंटू, सीधा गुणा करेंगे 17 बटा इंटू 24 बटा 25। तो इसमें थोड़ा सा ऐसा है कि लगभग आंसर एक तो ये भाई लगभग आंसर है और नीचे कैलकुलेशन हो नहीं पा रहा। तो एक काम करते हैं, 1 0 से 1 0 तो काट लेता है, ये वाला 25 ये वाला 20 से गुणा हो गया 500 बनेगा। आप 5 को काट लो, 100 को रहना दो, तो 5 थी 15 और 5 9 45 हो गया। ऐसा भी कर सकते हो, 17 संते 119 हो गया। तो इधर नहीं बटेगा काम। कितना फर्क है, 40 का ही फर्क है, 40 का भी है, 20 का भी है, 10 का तो नहीं है, वो तो 110 का है। तो मतलब हम क्या कर सकते हैं इसमें, इसको लगभग 3.9 करके 4 मान ले भाई। ऐसा कर सकते हैं कि ये 3.9 लगभग 4 मान ले, बाकी को गुणा करना पड़ेगा आपको। तो 24 चौक 96, उसको लगभग क्या मान ले, 10 मान ले। 17 संते 119, तो 1190 आ रहा है वैसे तो, बट इससे बहुत फर्क पड़ जाएगा, वही चीज है। गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो या तो कर लीजिएगा भाई, 340 और 17 चौक 68 हो रहा है, ये ठीक रहेगा। ये कर सकते हैं कि हम 17 को पहले 24 से गुणा कर सकते हैं, तो 17 चौक 68 और ये हो जाएगा 40, और जब इसमें आप भाग देंगे तो लगभग 40.8 को हम क्या कर सकते हैं, 41 कर सकते हैं, ठीक है। फिर 39 को 41 से गुणा कर लो, 40 से गुणा करके 40 कम कर दो, 40 से गुणा करके 41 भाई, तो 40 से गुणा करेंगे तो 1640 होगा, तो ये आएगा 1599। और इसको किससे गुणा करेंगे, 7 से। 16 संत 112, 11,200 में से 7 कम करेंगे 11,193, इसमें 10 का भाग देंगे तो लगभग 1119.3 आएगा। तो लगभग ये कौन सा उत्तर होगा भाई बताओ। ये भी मामला, इतना भी मामला बिगाड़ दिया इसमें, मतलब यार हद हो गई। ठीक है, तो भाई गुणा वुणा करना ही पड़ेगा मतलब इसमें, तो इसमें भी होगा। ठीक है, मैं आखिरी सवाल समझ रहे हो, ऐसा बता पा रहा हूँ, जो भी हो उस हिसाब से देख लो तुम। चलो नेक्स्ट पे चलो फिर अब। हाँ जी भाई ठीक है, एक और सवाल है। यदि ग्राहक द्वारा खरीदे गए विभिन्न उत्पादों का कुल विक्रय मूल्य 3000 से कम है, विक्रय मूल्य अगर 3000 से कम है तो एक विक्रेता 12% की छूट प्रदान करता है, और यदि सभी उत्पादों का कुल विक्रय मूल्य 3000 से ज्यादा है तो 15% छूट देता है। आनंद को 900 रुपए मूल्य के एक शर्ट 9% का मार्जिन अर्जित करने के बाद बेची गई, और साथ ही 1900 रुपए क्रय मूल्य वाली एक जैकेट भी उसे 6% के मार्जिन के साथ बेची गई। देखो मार्जिन का मतलब होता है प्रॉफिट। तो आनंद को 900 रुपए मूल्य की एक शर्ट थी और उसे
9% का मार्जिन मतलब 81 का मार्जिन लेके उसे 981 में बेची गई है। और 1900 रुपए का जो जैकेट था उसको 6% मतलब 100 का मार्जिन लेके इतने में बेचा गया, तो ओवरऑल मिला के 2995 में बेचा गया है। विक्रय मूल्य है ये, और आप देख पा रही है 2995 जो विक्रय मूल्य है ये 3000 से कम है। तो अब इसको क्या मिलेगा, इसका 12% डिस्काउंट मिलेगा। तो कुल मिला के हमें 2995 का 12% डिस्काउंट मिलेगा। तो बिल के निपटान के लिए आनंद को कितना देना पड़ेगा, तो इसका 88%। और अगेन इसमें क्या पूछा है, लगभग कर सकते हो सवाल को भाई, पहले मैं 100 का भाग दूंगा तो ये लगभग इतना हो जाएगा, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना हो गया ये लगभग, तो 0 8 3 24 और ये 2640 हो जाएगा। फर्क भी चेक कर सकते हो, 88 को 5 से गुणा करो, देखिए तुम 4.4 का फर्क पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा, यानी कि मेरा उत्तर 4.4 ज्यादा हो गया, तो इससे 4.4 कम कर सकते हो। कितना आएगा, 2635.6 इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो ये अच्छा सवाल था, मतलब विक्रय मूल्य पे डिसाइड होगा कि आपका जो बिल बन रहा है वो अगर 3000 से कम का बनता है तो 12% डिस्काउंट मिलेगा, और 3000 से ज्यादा का बन रहा है तो 15% डिस्काउंट मिलेगा। चलो भाई ठीक है, एक आखिरी सवाल, बढ़िया सवाल है, मतलब ये पूछा गया था पेपर में, सीपीयू प्री 2024 में पूछा गया था। लगभग 6 या 7% लोग थे जो इस सवाल को कर पाए थे, वो भी तुक्का ही होगा उनका। तो पढ़ लो भाई एक बार क्या क्वेश्चन है। रमन्ना ने एक उत्पाद के निर्माण के लिए एक निश्चित कीमत पर कच्चा माल खरीदा, ठीक है, और हालांकि कामगारों की कमी के कारण 22.5% कच्चे माल का उपयोग नहीं किया जा सका, वो खराब हो गया। और उपयोग किए गए कच्चे माल की लागत का 80% निर्माण लागत के रूप में जोड़ा गया है, यानी सामान को बनाने का जो खर्चा लगा वो है। और रमन्ना 20% छूट के बाद 20% समग्र लाभ अर्जित करने के लिए अपना उत्पाद बेच सकता है। तो उत्पाद का जो अंकित मूल्य है वो खरीदे गए कच्चे माल की कुल लागत का कितना गुना है। 2 मिनट दे, दी 4 दी, ठीक है भाई, आंसर आएगा कुछ भी कर लो चाहे। बेटा एसएससी गणित इतनी मुश्किल होती भी नहीं कि आंसर ही नहीं आए। सीडीएस की बात करो थोड़ा सा लेके, फिर बोलो आंसर तो आएगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वो ज्योमेट्री के पूछेगा 100 में से 30 सवाल। तो आज मूड नहीं है मतलब सवाल करने का, और पता आप नहीं कर रहे तो बगल वाले भी नहीं कर रहे। आप आज ही आए हो ना, नए नए मेहमान की खातिरदारी करनी चाहिए। अच्छा अच्छा तुम कोई नहीं कर रहे हो मतलब, वैसे वो पहले धमाका कर दिया ना कि 7% लोगों ने किया, तो फिर तुम अपने आप को उतना ही समझते हो, फिर तो अपने से क्या ही होगा। ये गलत सोच है यार, मतलब 2.43 कर रखा है तो सही बात है, ये कंफर्म हमें ही पता है। तो तेरा सही हुआ था, तेरा ही पेपर था क्या ये सही बात है, वो एग्जाम में हो गया था सही, अच्छी बात है हाँ तो भाई हम भी कर ले, अब अपन भी कर लेते हैं सही, कोई बात नहीं। और मुश्किल सवाल कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सा है। वो तो लोग एग्जाम में बैठते वो समझ ही नहीं पाए सवाल का मतलब, और कुछ ही नहीं। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए तो दो तीन बातें पता होनी चाहिए अपने को। एक तो कोई भी वस्तु को कच्चा सामान खरीदने के बाद में निर्माण लागत जो होती है वो सीपी में खर्चा है वो पड़ा। भला हमने कोई कच्चा सामान खरीदा, भला कोई व्यापारी होगा जो कच्चा सामान खरीद के प्रोडक्ट बना के बेचता होगा, तो बनाने के लिए मजदूरी तो लेगा, तो वो निर्माण लागत है, यानी उस वस्तु को बनाने के लिए जो निर्माण की लागत लगी है वो खर्चा है, और खर्चा होगा तो वो सीपी में जुड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 20% छूट पे 20% लाभ है, तो एमपीसीपी का रेशियो आ जाएगा। बस 2 बातें आप ध्यान रखो, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा भाई 12.5% कच्चा माल खराब हो गया, तो उसको एक काम करो, 22.5%, तो उसको एक काम करो फ्रैक्शन में चेंज कर दो। तो मेरे हिसाब से 45/200 होगा, जिसका मतलब 9/40। ठीक है, यानी ये समझ लो कि उसने जो कच्चा सामान खरीदा है वो 40 यूनिट में खरीदा है, यानी कच्चा सामान उसने खरीदा है 40 यूनिट का, जिसमें से 9 यूनिट का कच्चा सामान तो वेस्ट हो गया, कोई मतलब नहीं, खराब हो गया, और बाकी का 31 यूनिट उसने उपयोग लिया है। इसने ये बकायदा बोला है कि उपयोग किए गए कच्चे माल की लागत का 80% निर्माण लागत है, यानी 31 का। तो 31 का आप निकालो 80%, और जब 80% निकालोगे तो 8 एकम 8 8 3 24 हो गया, यानी 24.8 हो, यानी कि निर्माण करने का जो लागत लगा है वो 24.8 यूनिट लगा है। तो ध्यान रखिएगा ये 24.8 31 में नहीं जुड़ेगा, 40 में जुड़ेगा, क्योंकि उसके जेब से 40 तो वो खर्चा हो गया,
भाई उसने कच्चा सामान खरीदा 40 का खर्चा तो वो, और 24.8 वो हो गया, तो 40 में इसको जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा उसका टोटल सीपी लागत मूल्य आ जाएगा, 64.8 यूनिट उसने अपने जेब से खर्च किया। इसको साइड कर दो, उधर आ जाओ। अब ये बोल रहा है 20% छूट पे 20% लाभ है, तो मैं इससे एमपी और सीपी का रेशियो निकाल सकता हूं। 20% लाभ 120, 80 तो कितना हुआ 3/2। ध्यान रखिएगा ये 64.8 बराबर है 2 यूनिट के। तो आप एमपी निकाल लो इधर से, ज्यादा कैलकुलेशन मत करो, ऐसा कर लो 64.8 में 2 का भाग देके 3 से गुणा कर दो, बस ठीक है। ये उसका एमपी हो गया। अब आपसे ये पूछना चाहता है कि ये जो उत्पाद का जो अंकित मूल्य है ये खरीदे गए कच्चे माल का कुल लागत 40 यूनिट का कितना गुना है, तो बस इसमें 40 का भाग दे दो आप सिर्फ। तो भाई 4 दूनी 8 होगा, ये सही है। और इसमें 8 का भाग देंगे तो 8 × 64 1 आ जाएगा ये, और फिर 8 से गुणा करेंगे तो 243, एक ईयर एक ये मिला के 2.43 गुना होगा सवाल का राइट आंसर। वो जोड़ने की क्या ही जरूरत है, काई में जोड़े बताओ। तो वो 40 में हमने 24.8 जोड़ा है तो वो 9 जुड़ गया ना उसमें। भाई जैसे हमने बताया कि भाई एक तो मैं अगर ये जोड़ता, अगर मैं 31 में 24.8 जोड़ता तब मैं 9 को जोड़ता। मैंने बोला आप अपने जेब से खर्चा निकालो कि भाई 40 का खर्चा तो ये हो गया, ठीक है, और 24.8 निर्माण लागत का खर्चा हो गया, तो ओवरऑल मिला के उसके जेब से जो खर्चा लगा वो 24.8 हो गया। अब इसकी जरूरत नहीं है ना अपने को जी, तो ये तो इसी में कैलकुलेट हो तो गया। भाई जब हम 40 में 24.8 जोड़ रहे हैं तो 9 आ गया ना उसमें, वो कंडीशन। कैसे तू बता चल, 100 मानेगा तो 22.5 वो होगा, इधर कितना होगा, फिर 77.5 का तो 80% निकालेगा। तो ठीक बात है ना, उसमें क्या होता है यार, मतलब एक तो सोचेगा बंदा, ये सोचेगा कि यार मैं 77.5 को 80% निकालूंगा, तो ज्यादा ठीक, इधर भी ये भी ठीक ही है, ये सही है, ज्यादा अच्छा है। वो क्या होता है ना, सबको अपना अपना ठीक लगता है, उनको लगता है यार मैंने 100 से किया, मतलब मैं तो दोनों से करके देखा था, मुझे तो ये सही लगा, आज जिससे हो जाए। भाई कुल मिला के तो रेशियो का खेल है। मैं तो ये मानता हूं, मेरा तो एक पॉइंट होता है भाई, मैं तो फिक्स कर रखा हूं कि जब 22.1/2 है ना, ये 22.5% की जगह सिंपल होता तो भाई मैं 100 से चलता फिर, और कल को यहाँ पे 22.5% आ गया, 16 से 2/3% आ गया, 14 से 2/7% आता है, तो हम क्या करते हैं भाई, रेशियो बनाते हैं, अपना कॉन्सेप्ट है ये, तो रेशियो बना के सवाल हम करते हैं। तो 100 से कर लो चाहे इससे कर लो, तो रेशियो की बात है, नंबर कैसे भी कलेक्ट कर सकते, तरीका तो यही होगा, वो कॉन्सेप्ट है, बाकी कुछ नहीं है। ओके भाई ठीक है, तो आज की क्लास होती है यहीं पे समाप्त। भाई बताए तो पीपीटी चाहिए आप लोगों को, ठीक है भाई, तो अच्छे थे क्या सवाल, और किसी को ऐसा लगे ना कि यार ज्यादा मुश्किल नहीं इजी सवाल है, तो भाई एसएससी का इतना ही होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। अब तुम इससे भी ज्यादा और मुश्किल सवाल पे जा रहे हो तो अच्छे से चेक कर लेना कि वो सवाल एसएससी के पैटर्न का है या नहीं है। तो एक तो तुम टेस्ट देते हो तो मॉडरेट टेस्ट देते हो, वहां दिक्कत है, वो मत दिया करो फालतू में, ठीक है। कभी कभी तुम्हारा मन करे तब दे लिया करो, कि ज्यादा ही तो ऊपर चढ़ जाओ तो थोड़ा नीचे आने के चक्कर में चलो दे लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट कितना गणित सीखोगे तुम, दुनिया की सारी गणित थोड़ी सीख जाओगे यार, उस चक्कर में तो टाइम तुम्हारा ज्यादा वेस्ट होगा, दिक्कत ज्यादा रहेगी ना। तो बस आप टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर के देते रहो, बाकी कुछ है नहीं। चलो मैं एक बार आराम से सेव कर देता हूँ, नहीं तो भाई 2 घंटे खराब होंगे, ठीक है। तो डिस्काउंट अपना हो चुका है, नेक्स्ट संडे को हम एसआई और सीआई लेंगे, एक ही संडे में दोनों लेंगे, हम अलग अलग नहीं लेंगे, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन है जिसको लगे भाई, बाकी कोई काम का तो नहीं है। सतीश 2 वस्तु खरीदता है, 2800 रुपए में टाइप ए और 8400 रुपए में टाइप बी, मतलब शॉर्ट में लिख लो, ए 2800 और बी 8400 में खरीदता, सीपी हो गया। अब ए को X% लाभ पर बेचता है, रहना दो बाकी लोग तुम सुन लो बस वैसे ही ना। ए को, अब ये तो क्या मैथ्स वाले बच्चे होते हैं ना, जो बैकग्राउंड जिनका मैथ्स होता है, इनको थोड़ा क्या बोले वर्ड है ना, इनको क्रेज रहता है थोड़ा, ये वर्ड तुम बोल नहीं सकते बेटा, इनको थोड़ा क्रेज रहता है मैथ के प्रति, तो बस ये चक्कर होता है जो भी है। चलो कोई ना, तुम निकाल लो तुम्हारे जो भी है। तो ए वस्तु को X% लाभ पर बेचता है और लागत मूल्य से 2x% ऊपर टाइप बी वस्तु के अंकित मूल्य को अंकित करता है, मतलब बी की बात कर रहा है, बी को लागत मूल्य से 2x% बढ़ा के अंकित करता है और उस पर भी X% छूट देता है, ठीक है। टोटल मिला के X-6% का लाभ होता है, ओवरऑल मिला के X-6% लाभ होता है। X का मान पूछ रहा है इसमें, ऑप्शन लिखवा देते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो हो ही जाएगा ना,
15 16 25 20, 15 16 25 20 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो हो जाएगा, और 20 सबसे पहले यूज करोगे और 20 ही आंसर है इसका। बेसिक करोगे लेंथी जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये हो गया सेव अपना। चलो भाई, तो बस हो गई क्लास आज की, इतना ही था, ठीक है। खुद में लगे रहो तुम, और कुछ नहीं है, मतलब हो गया। कुछ याद भी हमने क्या क्या करवा दिया आज, वो देखेंगे आराम से, समझेंगे तब पता चलेगा जो भी, ठीक है। बढ़िया था, सॉल्यूशन ठीक थे। लास्ट वाले तो थोड़े कैलकुलेटिव एक दो सवाल थे जिनका सॉल्यूशन हमने होल्ड रखा था, तो वो देख लेना। अब दिमाग लगाना, कुछ हो तो भेजना, ठीक है भाई। भाई इतने टैलेंटेड हो तुम, ऐसी बात थोड़ी है, तो दिमाग लगाना। एक सवाल में 1 घंटा देना पूरा। अब मैं देता नहीं ज्यादा सीरियसली, ये होता है कि टाइम इतना होता नहीं कि एक सवाल को पकड़ के नहीं देता हम, तो 5-10 सेकंड में 20 सेकंड में देख लिया, ये होगा मतलब यही होगा, बस ज्यादा सोचते नहीं फिर जो भी है। चलो फिलहाल ठीक है, पानी वानी पी लो, और टेस्ट होगा अभी आपका।